आज हमें करना है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सराउंडिंग को लॉस नहीं हो रहा, अगर सराउंडिंग को लॉस हो रहा होता है इस तरह से तो हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी या सिलेबस से बाहर हो जाएगा क्वेश्चन। बोर्ड के लिए कहा जाता है कि सारी कायनात मिलकर आपको पास कराने की कोशिश करती है। जेईई मेंस में होता है कि अगर आपका थोड़ा सा प्रयास हो तो कायनात खुद लगती है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट। यही करंट में वैलिड है। मेरे हिसाब से काट छाट कर लीजिए, आंसर है फिनिश। 2 लाइनों में ही हो रहा है। क्वेश्चन बहुत औसम है। इतने ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन वो फंसा सकते हैं और अगर आप उनके जाल में फंस गए तो बहुत लेंथी वे पे निकल जाओगे। हेलो बवाल बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? तो क्या हाल चाल मतलब कैसी चल रही है आपके एडवांस की तैयारी? लास्ट में हमने ग्रेविटेशन कवर किया था। ग्रेविटेशन में जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी मैंने सब बता दी। अब एक दो बच्चों का बड़ा प्यारा सा मैसेज आया, ठीक है, मासूम से बच्चों का मैसेज, सर एकदम बेसिक से, ठीक है। तो बेटा गली क्रिकेट हो गया खत्म, अब आ गए हम इंटरनेशनल क्रिकेट में। एडवांस का पेपर है और वीडियो का नाम भी यार बेटा कट्टर एडवांस है, तो यहां कट्टर एडवांस वाली बात ही होगी यार, ठीक है। बच्चे का था कि सर ये क्या होता है वो क्या होता है, तो देखिए अब आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। यहां बेसिक से कटेगा समय गया। अब इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहां इतनी तेज बॉल आएगी कान के पास से जाएगी साए करते हुए गोली जैसे, मतलब आपको बॉल दिखाई भी ना देगी भैया, बाउंसर्स पड़ेंगे। अब इंटरनेशनल मैच चलोगे, गली क्रिकेट नहीं है कि मेरा बैट मेरे रूल, गया गया, ठीक है। तो सीरीज का नाम कट्टर एडवांस है। क्वेश्चंस तो वैसे ही आएंगे जैसे एडवांस में आते हैं, ठीक है। वरना यार सोच के देखो, लगभग 50 लाख जनता 12th पास करती है, उसमें से 15 लाख साइंस मैथ्स लेते हैं। साइंस, बायो, आर्ट्स और कॉमर्स को तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा, सिर्फ साइंस मैथ्स वालों को काउंट कर रहा हूं। उनमें से आईआईटी कॉलेज कितने से हैं, उनमें बच्चे छाटने होते हैं। कट ऑफ कितनी जाती है? 30%। 30%। स्कूल में 30% आए होंगे ना, तो बढ़िया से धुलाई हुई होगी या बढ़िया से सुनाया गया होगा। कभी 30% आए स्कूल में किसी में? 60-70% पे भी सुना दिया जाता है, इतने कम कैसे, है ना। तो मुद्दा वही है यार, ये एडवांस है तो एडवांस का लेवल आता है तो हम भी टच करेंगे। हाँ, मैंने लास्ट टाइम आपको थोड़ा मोटिवेशन ये दिया था कि 30% इजी आता है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस लेने का मतलब, मैं फिर ये बोल रहा हूं जेईई मेंस लेवल टाइप इजी नहीं, क्वेश्चंस वो भी अच्छे ही होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली इजी होते हैं। जैसे आपने डेली प्रैक्टिस की हुई होती है वैसे मॉडरेट वाले में लिटिल बिट घुमाया हुआ होता है और टफ वाले में थोड़ा ज्यादा घुमाया हुआ होता है, ठीक है। तो आप अगर मॉडरेट और टफ वाले की प्रैक्टिस करेंगे तो इजी अपने आप निपट जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब में वही होता है। और ग्रेविटेशन में मैंने यही करवाया था। आप सोचिए, मैंने इलिप्टिकल ऑर्बिट कराया तो उसमें मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया। अब वो क्वेश्चन जो था उसमें 5 पार्ट थे, तो कोई एक पार्ट या 2 पार्ट से क्वेश्चन बन जाएगा, वो इजी है, समझ गए। सिर्फ मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ ली जाए वो इजी क्वेश्चन बन गया। मैक्सिमम डिस्टेंस भी पूछ ली गई, टाइम भी पूछ लिया गया, कितने टाइम में टकराएगा, ये होगा वो होगा, तो ये टफ हो गया। बहुत सारे स्टेप्स, लेयर, अरे एफ बराबर एम में थोड़ी बदल जाएगा टफ सवाल और इजी सवाल के लिए। तो एक्चुअली हम मॉडरेट और टफ को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि इजी तो साथ के साथ ही कवर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? हाँ, मॉडरेट और टफ दोनों टारगेट हुए हैं, इजी उसी में। मैंने आपको कहा कि मैं आपको पूरा पिज्जा दे रहा हूं, पूरा पिज्जा, उसमें से अलग अलग स्लाइसेस निकालते जाइए तो वो इजी बन जाएगा, ठीक है। चलिए, आज हमें करना है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मेनली जो है, मेनली आपका है कंडक्शन, रेडिएशन है, थर्मल एक्सपांशन है, कैलोरीमेट्री इसी में मिक्स हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये सारे टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं, पूरे के पूरे टॉपिक, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज जिसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व होता हो, थर्मोडायनेमिक्स अलग से होगी, ये भी जेईई को पसंद है, स्पेशली कंडक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन और रेडिएशन के क्वेश्चन मिक्स होके जेईई एडवांस कई बार सब्जेक्टिव पूछ चुका है और बहुत अच्छे सब्जेक्टिव पूछ चुका है, तो मैं भी उसमें फोकस करूंगा। उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मेरा मानना है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। जेईई एडवांस के आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो 10-10 मार्क्स के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने कंडक्शन और रेडिएशन को मिक्स किया है, तो मैं भी पिक करूंगा। और उसमें कुछ शॉर्ट एंड स्वीट, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत लंबा लगेगा हम 2 लाइन में भी निकालना सीखेंगे, ऐसे भी जेईई में क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना देरी वीडियो चालू करते हैं, ठीक है। क्लियर? तो सब कुछ होगा बेसिक्स, है ना, एकदम 1+1 से शुरू करते हैं। मजाक कर रहा हूं। आइए, पहला क्वेश्चन,
पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन कंडक्शन पे है, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, क्वेश्चन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए। क्या दे रखा है, ठीक है। A rod is initially at uniform temperature 0 degree throughout. One end is kept at 0 degree and another brought into contact with a steam bath of 100 degree. स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कंडक्शन का, ठीक है। एक एंड 0 डिग्री पे, एक एंड 100 डिग्री पे, कंडक्शन से शुरुआत है ना। Surface of the rod is isolated so that heat can flow only lengthwise along the rod. ये भी स्टैंडर्ड तरीका है कि आपको पता है रॉड में हीट लॉस जो भी उसके, जैसे मान लीजिए यहां मैं क्वेश्चन ही समझा रहा हूं, ठीक है। ये रहा, आपको पता है यहां 100 डिग्री है, यहां 0 डिग्री है। यहां हम इंसुलेटिंग लेयर लगाते हैं। ये चाहे क्वेश्चन में दी हो या ना दी हो, आपका सिलेबस यही है। हम मानते हैं हीट ऐसे फ्लो हो रही है, सराउंडिंग को लॉस नहीं हो रहा। अगर सराउंडिंग को लॉस हो रहा होता इस तरह से, तो हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी या सिलेबस से बाहर हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये इंसुलेटिंग लेयर, जे एडवांस के क्वेश्चन लेंथी होते हैं, डेफिनेटली लेंथी होते हैं। आपको आपके काम की चीजें ढूंढनी होती है क्वेश्चन में से, ठीक है क्या? द सर्फेस ऑफ रॉड इज आइसोलेटेड, हीट ओनली लेंथ वाइज, जो मैंने आपको डायग्राम बताया वैसे फ्लो करने वाली है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड इज 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रॉड का जो क्रॉस सेक्शन है वो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं काम की चीज को अंडरलाइन कर लेता हूं जो आपको ध्यान भी रखनी है, ठीक है। इसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर, अगर मेरे काम आएगी, क्योंकि देखो बाद में मैं डेटा ढूंढूंगा तो अंडरलाइन डेटा दिख जाएगा। इट्स थर्मल कंडक्टिविटी के दे रखा है 400 वॉट। अच्छा ये मिली केल्विन नहीं है, ये मीटर केल्विन है। कंडक्टिविटी की यूनिट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मीटर केल्विन। डेंसिटी दे रखी है 2 × 10⁴ एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है 520 जूल पर केजी केल्विन। कंसीडर अ शॉर्ट सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ द रॉड 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेंथ का है। टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द कूलर एंड ऑफ दिस एलिमेंट इज दिस एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इज राइजिंग। खेला हो गया भैया, खेला हो गया। आइए बात करते हैं, खेला हो गया। इस लाइन में आके एग्जामिनर ने खेला कर दिया, तो इसी कारण से क्वेश्चन पिक किया होगा मैंने, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द अदर एंड ऑफ एलिमेंट? अब क्या खेला हुआ है सुनिए। तो एक आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी की बात करते हैं। और मैं हमेशा ही कहता हूं, देखिए इस सीरीज का पर्पस यही है कि संभावित खतरों से आपको बचाया जाए। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि जेई जब कोई क्वेश्चन पूछती है उसके बाद लोग उसको थ्योरी में एक टॉपिक बना लेते हैं। सांप चला जाता है उसके बाद लोग लाठी चलाते हैं। जेई नहीं, ये सारे रिवर मैन, रेन मैन, ये सब प्रॉब्लम दी है क्वेश्चन पूछ के, उसके बाद लोग कहते हैं ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, फिर जेई 15-20 साल तक पूछती नहीं है। तो एक्चुअली यही है। तो हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में उस चीज को की झांकी भी साथ में लेके आ रहा हूं। एक आम जिंदगी क्या है, पहले मैं उस पर बात कर लेता हूं, इसका डेटा अपन ले लेंगे। नॉर्मल चीज क्या है कि रॉड ऐसे होती है, अच्छा एडियाबैटिक कोटिंग है, और ये स्टडी स्टेट पे होती है। ये किस पे होती है? स्टडी स्टेट पे। स्टडी स्टेट पे किसी भी एलिमेंट की रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 होता है। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जितनी पावर इन होगी उतनी ही पावर आउट होगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि कंडक्शन और रेडिएशन का सवाल आया है तो बिगेस्ट टूल जो होता है दैट इज पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट। जब भी कंडक्शन रेडिएशन के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस नॉर्मली 90% क्वेश्चन स्टडी स्टेट के होते हैं, तो ये बहुत बड़ा टूल होता है बहुत अच्छे क्वेश्चंस का। पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट। जितनी पावर आ रही उतनी जा रही, क्योंकि पावर अगर ज्यादा आई तो उस एलिमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, और ज्यादा जाएगी तो टेम्परेचर का उस एलिमेंट का टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। और स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि जिसका जो टेम्परेचर आना था वो आ गया, ठीक है। अब यहां उन्होंने एलिमेंट का टेम्परेचर राइज करवाया है। कहने को क्वेश्चन बहुत लल्लू है, लेकिन आपको एकदम से चौंकाया गया है। उन्होंने कहा है, इसमें बच्चों को लगेगा सर ये तो स्टडी स्टेट का क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसीलिए आप एग्जाम में ना चौंके, इसीलिए बात कर रहे हैं। ये 1 सेंटीमीटर का, मेरे हिसाब से 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, हाँ 1 सेंटीमीटर का एक एलिमेंट है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने को दे ही रखा है। इसके उन्होंने कहा यहां टेम्परेचर ग्रेडियंट और यहां टेम्परेचर ग्रेडियंट अलग है, और इसका उन्होंने रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर भी दिया है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ये है।
इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ये, मतलब ये नॉन स्टडी स्टेट क्वेश्चन है, नॉन स्टडी स्टेट क्वेश्चन है, ये नॉन स्टडी स्टेट है। ठीक है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आपने रॉड को यहाँ 0 डिग्री और यहाँ 100 डिग्री से टच ही किया है और रॉड का इनिशियल टेम्परेचर था 0, तो अभी ये 100 डिग्री पे राइज करना स्टार्ट करेगा, पूरे रॉड में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टडी स्टेट आई नहीं है। ये स्टडी स्टेट आने से पहले का सवाल है, आपका मेन यही होता है, हर एलिमेंट पे आप यही करते हो कि पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 होता है। यार रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है तो करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। मैंने कहा इतना जितनी उन्होंने लाइनें लिखी है यही जेई की तरीका होता है। आज आप भी कई बार जब पीवाईक्यूज करते हैं, एक बार किए हुए होते हैं और फिर बाद में वापस दोबारा करते हैं, तो आपको लगता है कितना लल्लू सवाल है, 9 लाइनें लिखी है जेई ने फालतू, क्योंकि आपने एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, तब लल्लू लगता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अब देखिए नॉन स्टडी स्टेट है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि यहां से पावर इन होगी, यहां से पावर आउट होगी, पावर इन माइनस पावर आउट, सिर्फ लॉजिक से सोचिए, इसमें पावर आ रही है और पावर जा रही है, जो बची हुई पावर है उसका टेम्परेचर रेज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और इंक्रीज कर रही है ये कैसे पता मुझे, उन्होंने लिखा है राइजिंग। तो सीधा सीधा आपको ये करना है, पावर इन माइनस पावर आउट इज इक्वल टू ms dt by dt, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन फिनिश। इतनी बात से क्या समझे वो इंपॉर्टेंट था, पावर कितनी आ रही है, पावर कितनी जा रही है, इज इट क्लियर, पावर इन पावर आउट इज इक्वल टू ms dt। अब कंडक्शन में रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला हमें पता है, p इज इक्वल टू ka dt by dx, किसी भी एलिमेंट में। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका ये फॉर्मूला होता है ka by l डेल टी। देखिए ये तब होता है जब k और a हर पॉइंट पे सेम हो, आपको हमेशा कैलकुलस वाले फॉर्मूले याद रखने होते हैं। ठीक है भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो 9-10 के बच्चों को भी आता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, आपको आना चाहिए a बराबर डी बाई डी टी, a बराबर v डी बाई डी एक्स, कैलकुलस फॉर्म में चीजें आनी चाहिए। वर्क डन तो 9-10 के बच्चे को भी पता है कि एफ डॉट डी एस या एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, ऑब्वियसली बात है कैलकुलस वाले फॉर्म में ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अच्छा यहाँ माइनस लगता है तो वो तो बताता है कि कहां से कहां फ्लो हो रहा है, तो हम तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्योंकि पावर इन पावर आउट में लिख चुका हूं। ठीक है, बस ये करना है, दैट्स ऑल, सवाल खत्म, सवाल खत्म, फिनिश हो चुका है। पावर इन, पावर को क्या लिखूंगा मुझे बताइए, के ए मैं कॉमन ले रहा हूं, डी टी बाई डी टी जो हॉट एंड पे है और जो कोल्ड एंड पे है बराबर ms dt बाई dt। ध्यान रखिएगा dt dt काटने का नहीं है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, हाँ डन। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई, आपने जूस निकाला और इतनी लाइनों को पढ़ने के बाद आपको मैंने इस क्वेश्चन का मर्म समझाया। ये स्टडी स्टेट का क्वेश्चन है, ये नॉन स्टडी स्टेट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज ये। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, पक्की बात, ये रहा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, दैट्स ऑल, खत्म का। तो अगले पेज पे चला जाता हूं, मैं डेटा वापस ले लूंगा, अगले पेज को बोरो कर लेते हैं। क्या आएगा मुझे बताइए, के ए डी टी बाई डी एक्स पार्ट 1 पे माइनस डी टी बाई डी एक्स पार्ट 2 पे बराबर एम एस डी टी बाई डी टी। ठीक है, चलिए, के की वैल्यू दे रखी है, एरिया की वैल्यू दे रखी है, मास की शायद उन्होंने वैल्यू नहीं दी है, उन्होंने डेंसिटी दी है, जो मैंने पढ़ते वक्त देखिए मैंने क्या कहा, इसीलिए मैं अंडरलाइन करते चलता हूं। डेंसिटी दे रखी है, इसमें से हीट कैपेसिटी दे रखी है, डेटा अपन ले लेंगे, इसमें से हीट कैपेसिटी दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है, लेंथ मेरे काम की नहीं, अच्छा लेंथ मेरे काम की नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेंथ क्यों, क्योंकि उन्होंने 1 सेंटीमीटर का ही एलिमेंट दिया, वो 100 सेंटीमीटर भ्रमित करने के लिए है। जेई में कई बार डेटा घुमावा आता है। देखिए मैं एक साफ सी चीज बोलता हूं, जिन बच्चों का वो था डाउट, देखिए जेई मेंस के लिए भी मैंने सीरीज ली थी, और जब सीरीज ली थी तो जेई मेंस के लिए पढ़ाया था, ऑब्वियसली बात है। बोर्ड के लिए कहा जाता है कि सारी कायनात मिलकर आपको पास कराने की कोशिश करती है। जेई मेंस में होता है कि अगर आपका थोड़ा सा प्रयास हो तो कायनात खुद लगती है
आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। और जे एडवांस में पूरी कायनात आपके खिलाफ होती है आपके सिलेक्शन रोकने के लिए। वो सारे षड्यंत्र करेंगे। अरे उन्हें चाहिए क्रीम भैया, सारे षड्यंत्र करेंगे। वो दही को इतना बिलोएंगे कि ऊपर से घी निकले। वो एकदम दही के पार्टिकल्स की पिटाई करेंगे। तो यहाँ गेम अलग अलग है। बोर्ड में गवर्नमेंट चाहती है सारा बच्चा पास हो, तो पूरी ताकत लगाते हैं। जेई मेंस में सिर्फ थोड़ा सा भी एफर्ट लगाने वाले बच्चों, 15 लाख में से मैं बता रहा हूँ, 1.5 लाख बच्चे ही होते हैं जिनको एफर्ट लगाना होता है। बाकी सबको तो पूरे साल भर मोटिवेशनल वीडियोस देखने होते हैं। ठीक है, वो एक साल अपने आप को मोटिवेट ही करते रहते हैं, कल से पढ़ाई, परसों से पढ़ाई, उनका तो कुछ नहीं। ठीक है, और वो डिसाइड ही करते रहते हैं ये अच्छा वो अच्छा, वो उसी में फालतू होता है। 1.5 लाख, क्योंकि जेई मेंस का आपका पेपर का लेवल देखो बहुत कम था। मैंने खुद ने पढ़ाई थी सीरीज, उसमें मैंने वाकई में लेवल वैसे ही रखा था। और ऑनेस्टली बताऊं, सीरीज के बाद मैंने क्वेश्चंस क्रॉस चेक किए हैं, 20 से ऊपर एवरेज निकला है उस सीरीज से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल है। लेकिन प्रिडिक्टेबल है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। ये अनप्रिडिक्टेबल है भैया। ये इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा है, यहाँ बॉलर यॉर्कर मारेगा, बाउंसर मारेगा, पता नहीं है, पूरी ताकत लगाएगा आपका विकेट लेने के लिए। गली क्रिकेट नहीं है। तो ये 120 सेंटीमीटर छलावा है। एलिमेंट 1 सेंटीमीटर का है, तो आपको इसी का मास लेना है। आपको पूरी रॉड का dt बाई dt थोड़ी दिया है, इस 1 सेंटीमीटर का दिया है। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट में भी गलती करवाना चाहते हैं। मास को मैं लिखूंगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, लेंथ कौन सी लिखूंगा मैंने बता दिया, इंटू एस dt बाई dt। अब सब सारा डेटा दे रखा है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, फिनिश। ठीक है, मैं सारा डेटा फटाफट फटाफट ले लेता हूँ। 400 एरिया, अच्छा एरिया मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि एरिया एरिया कट गया। ठीक है, इसकी वैल्यू थी 400। ठीक है, dt बाई डी एक्स हॉट एंड का शायद निकालना है, मैं वापस देख लेता हूँ हॉट एंड का दिया है या कोल्ड एंड का दिया है। टेम्परेचर ग्रेडियंट एट कूलर एंड, अच्छा कूलर एंड का दे रखा है 140, तो हमने हॉटर एंड का निकालना है। ठीक है, तो -140 बराबर डेंसिटी, ये थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, डेंसिटी 2 इंटू 10⁴, क्योंकि क्या होता है कि मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है। लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो कभी ना हुई। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, वो रीजन मैंने कहा ना कि भाई सामने बच्चे बैठे होते हैं, वो खुद ही बता देते हैं कि सर, और बच्चे तेज होते हैं, वो बता देते हैं। तो अभी मान लो मैं खुद ही लिख दूं लेंथ या पढ़ के कुछ गलत, इसलिए मैं एक एक डेटा खुद लिख रहा हूँ। 520, एस की वैल्यू है 520, और लास्ट में लिख रहा हूँ टेम्परेचर ग्रेडियंट 0.25, इसलिए मैं एक एक डेटा लिखने में बिलीव करता हूँ। 0.25, फिर एरर हो जाए तो देख लेना। 0.25 डन। कॉन्सेप्ट तो यही है, बाकी जोड़ बाकी गुणा भाग कर लो, dt बाई डी एक्स आ गया, dt बाई डी एक्स आ गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट वो आएगा 140 प्लस, यहाँ जोड़ो कितना आएगा, यहाँ जोड़ो कितना आएगा, मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा वही रहता है, ये 10⁻, इसको मैं कर देता हूँ 25 इंटू 10⁻⁻2, तो ये कट गया। 25 इंटू 2 हो गया 50, तो 520 इंटू 50 डिवाइड बाई, ये इधर आया 400, तो 400, क्या आ रहा है 140 प्लस। कैलकुलेशन देख लेना, अच्छा इस स्टेप पे बाई चांस कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो कोई नहीं होनी। ठीक है, क्या आने वाला है मुझे बताओ, 50 और ये गया आपका 8 है ना, और 52, तो 52 जो हो जाएगा दैट इज, सही किया है ना अपन ने सब कुछ, 50। ठीक है, सारी वैल्यू सही लिखी है, रो की वैल्यू सही है ना, रो की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁴, तो ये आ गया आपका 52, तो 260, 130 और 65, ये आ रहा है 205 डिग्री, जो भी अपने इसका, इसकी यूनिट वही थी तो इसकी भी यूनिट यही। ठीक है, सेंटीग्रेड पर मीटर, दैट्स ऑल। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, यहां तक एब्सोल्युटली ट्रू चीज है, एब्सोल्यूट ट्रू है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। नॉन स्टडी स्टेट का क्वेश्चन लिया है मैंने पहला, नॉन स्टडी स्टेट अगर आ जाए तो कोई बात नहीं। एक चीज बताइए, हीट ज्यादा आ रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट कम आ रही है और ज्यादा जा रही है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, दैट्स ऑल। और आपको कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट तो मैंने कहा बीच बीच में आ जाएगा, एमएस डेल्टा टी। क्लियर 100%। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन खत्म किया अपन ने, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। पॉज कीजिए वीडियो को और देखिए।
चलिए पढ़ लिया, अब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये रेडिएशन पे है। अगला पहला क्वेश्चन कंडक्शन था। मेरा यह है कि जो जो पॉसिबल टॉपिक से जाना जे के क्वेश्चन आ सकते हैं वो लेना, प्लस एक बार पूरा चैप्टर भी कवर कर लेना उन क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, द स्मॉल स्पेयर इमिसिविटी है 0.9। ठीक है, बहुत बढ़िया। रेडियस है R1, इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ स्पेरिकल एविस्टस शेल। अच्छा, ये पता है, ये शब्द मैं भी भले ढंग से प्रोनाउंस कर पाऊं ना कर पाऊं, ये जो होता है इसकी इमिसिविटी को लगभग 1 माना जाता है। एविस्टस, इसकी इमिसिविटी या एब्जॉर्बिटी को लगभग 1 माना जाता है। ठीक है, ये परफेक्ट ब्लैक के काफी करीब होता है ये मटेरियल, है ना। तो शेल ऑफ थिकनेस 5 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस R2। ठीक है, द थिकनेस ऑफ शेल इज स्मॉल कंपेयर टू द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ शेल। जो मतलब शेल है तो मतलब उसकी थिकनेस को वो मान रहे हैं कि इनर और आउटर रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है, अरसो बबल की तरह है। ठीक है, द थिकनेस ऑफ शेल इज स्मॉल कंपेयर टू दिस, द टेम्परेचर ऑफ स्मॉल स्पेयर इज 800 केल्विन। अंदर वाले स्पेयर का टेम्परेचर है 800 केल्विन। ठीक है, बहुत बढ़िया। वाइल द टेम्परेचर ऑफ इनर सरफेस ऑफ शेल इज 600 केल्विन। अंदर वाले का टेम्परेचर, अंदर वाली सरफेस का 600 केल्विन है। टेम्परेचर ऑफ स्मॉल स्पेयर इज मेंटेन कांस्टेंट। अच्छा, अंदर वाले का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखा जा रहा है। सवाल क्या है, देखिए ये एक स्पेयर है, इसकी रेडियस है R1। ठीक है, ये एक सॉलिड स्पेयर है R1 और इसकी रेडियस है R2। अच्छा, मीन रेडियस, थिकनेस मैं इसकी लिख रहा हूं यहीं पे, मैं क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। थिकनेस है इसकी T, डन। और इसका टेम्परेचर 800 केल्विन और वो हम मेंटेन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, ये कोई कॉइल लगा दी मैंने, ये कोई कॉइल लगा दी, अरे मतलब हीटिंग कॉइल लगा दी कोई, जो इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। ठीक है, क्लियर। 800, इसके इनर सरफेस का टेम्परेचर है 600 और क्या बोला गया है, टेम्परेचर ऑफ स्मॉल स्पेयर मेंटेन, अज्यूम R2 बाई R1 बराबर 10। तो एक काम करते हैं, ये आ गया आपका 10R1। ठीक है, क्लियर। चलिए, इग्नोर एनी एयर इनसाइड द शेल, मतलब अंदर वाली हवा को गर्म करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है और कोई कंडक्शन नहीं है। जो भी इफेक्ट है, मतलब अंदर कोई मीडियम नहीं। अच्छा देखिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन कब होंगे, जब मीडियम अवेलेबल होगा। अब अंदर उन्होंने यहाँ हवा इग्नोर कर दी, एक एक लाइन का मतलब होता है। ठीक है, इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब है कि यहां सिर्फ रेडिएशन होगा, यहां सिर्फ रेडिएशन होगा। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द शेल। मुझे उम्मीद यही थी कि वो आउटर सरफेस का ही टेम्परेचर पूछेंगे और ये बहुत औसम क्वेश्चन। देखिए, हीट ट्रांसफर में अच्छा हर का अलग अलग फ्लेवर होता है, मैकेनिक्स का अलग फ्लेवर है। मैकेनिक्स में क्या है कि बड़े क्वेश्चन कई बार बड़े होते ही हैं, मॉडर्न में ये कंडक्शन रेडिएशन में बड़े क्वेश्चंस दिखते हैं, होते नहीं। आप जे एडवांस के पीवाईक्यूज उठा के देखिए, अगर आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया तो 4 लाइनों में क्रैक होता है। मैकेनिक्स के बाद मैकेनिक्स में कई बार एक एक पेज भर जाता है भैया, लेकिन कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन बहुत लेंथी आते हैं, और खासकर कंडक्शन रेडिएशन के आप पीवाईक्यूज उठा के देखिए, लंबे चौड़े सवाल है। अगर आपको सवाल ढंग से समझ में आ गया, 4-5 लाइन में क्वेश्चन खत्म है। तो यहाँ भी यही चीज है, अभी मैं बता रहा हूँ। के दे रखा है, मुझे उम्मीद थी इस मटेरियल का के दे रखा है, मतलब ये कंडक्शन प्लस रेडिएशन का कॉम्बो है और जेई को बहुत पसंद रहा हुआ है सब्जेक्टिव राज में। तो अगर ये आया तो पैराग्राफ टाइप आ सकता है बिल्कुल। और सिग्मा दे रखा है, जो मुझे उम्मीद भी थी, स्टीफन्स कांस्टेंट के रेडिएशन। अब आप इसे अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। और कुछ बच्चों का है कि सर जो है इसमें आपने एकदम से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, ये किया। मेरे को लगता है एडवांस के लिए जब मैंने जेई मेंस के लिए पढ़ा है तो कौन सी ऑडियंस थी, कई बार क्या होता है गलत ऑडियंस गलत जगह आ जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, गलत ऑडियंस गलत जगह आ जाए तो भी दिक्कत होती है। ठीक है तो वो वाली बात भी है। यहाँ भैया कट्टर एडवांस चल रहा है, तो और मैं ओलंपियाड पे नहीं जा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने एकदम जलवा ओलंपियाड के सवाल डाल दूं, वो भी डाल सकता था मैं, वो भी कर दूंगा मैं। जो एडवांस में आएंगे मैं एग्जैक्ट लेवल पे चलने में बिलीव करता हूँ। जेई मेंस के टाइम मैंने उसी लेवल पे बात की, एक भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं लिया जलवा दिखाने के लिए, जेई मेंस की सीरीज में नहीं था, और 20 से ऊपर क्वेश्चन आया एवरेज, और इसमें भी मुझे लगता है कि चीजें आएंगी, लेकिन ये प्रिडिक्टेबल कम है, ये प्रिडिक्टेबल कम है, आ सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप सीधे सॉल्यूशन पे जा रहे हैं तो गलत है,
ठीक है, मैं फिर एक बार हट जाता हूँ, क्वेश्चन को समझा चुका हूँ, अटेम्प्ट कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 4 लाइनों में हो जाएगा, 4 लाइनों में क्वेश्चन खत्म है। सबसे पहले अप्रोच क्या है, ये किस का सवाल है, स्टडी स्टेट का सवाल है। पिछला वाला सवाल मैंने मिथ तोड़ा था, सारे क्वेश्चन स्टडी स्टेट के हो तो नॉन स्टडी स्टेट का एक क्वेश्चन लिया था, अगर वो आए तो कैसे डील करेंगे। इस बार ये स्टडी स्टेट का है, स्टडी स्टेट, ठीक है। आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा, तो अगर कुछ ना बोला जाए तो हम स्टडी स्टेट ही मानते हैं। पिछले बार उन्होंने एक बहुत बड़ा सा हिंट दागा था, उन्होंने कहा था कि इस एलिमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो वो स्टडी स्टेट कैसे हुआ, ठीक है। तो उन्होंने खुद चिल्ला चिल्ला के बोला, क्वेश्चन बोल रहा था, और कुछ ना बोला जाए तो स्टडी स्टेट ही माना था कंडक्शन रेडिएशन में। अब मेरा ये है, इसमें कैसे अप्रोच करें, कैसे अप्रोच करें, क्लियर। तो देखिए, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। वैसे तो इस पे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं वो भी बात करना चाहूँ तो मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। अगर बात करनी होगी तो वो भी बात कर लूंगा, चलिए अभी। लेकिन अभी पहले मैं एक बात कर रहा हूँ, मान लीजिए जो हीटर है इसकी पावर P है, मतलब जो ये, अच्छा ऑब्वियसली बात है, अगर ये 800 है, ये 600 है, तो और अच्छा 600 से T की तरफ एनर्जी, 600 से T की तरफ एनर्जी जो है, मैं एक अपनी तरफ से एक और क्वेश्चन ले लूंगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। 600 से T की तरफ जो एनर्जी जा रही है वो वाया कंडक्शन जा रही है। पहले मैं इस पे थोड़ी सी बात कर लेता हूं, ठीक है, अटेम्प्ट करने से पहले। ये स्पेयर एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इस स्पेयर को एनर्जी कहां से मिल रही है, सोर्स से, कोई कोई सोर्स दे रहा है, ठीक है। फिर ये रेडिएट कर रहा है, इसकी रेडिएशन बाहर वाले शेल तक जा रही है, बाहर वाला शेल भी रेडिएशन कर रहा है, तो उसकी एनर्जी अंदर आ रही है। तो इस बॉल को दो जगह से एनर्जी मिल रही है, एक तो सोर्स और एक ये। ऑब्वियसली बात है कि बाहर वाले का टेम्परेचर 600 है, इसका 800 है, तो इसका एनर्जी मिल कम रही होगी, इमिट ज्यादा कर रहा होगा, जब भी तो सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सोर्स वो एक्स्ट्रा एनर्जी देगी। चाय को नॉर्मल एनवायरमेंट रखोगे तो ठंडी हो जाएगी ना, ये 800 केल्विन है, ये 600 केल्विन है, तो ठंडा होता जाएगा। अगर मुझे चाय को उसी टेम्परेचर में मेंटेन रखना है तो ऑब्वियसली बात है कुछ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो ये सोर्स है ये पी एनर्जी दे रहा है, पक्का। अगर ये सब कुछ स्टडी स्टेट पे है तो फाइनली बाहर से पी एनर्जी ही सिस्टम से बाहर लीक हो रही होगी, नेट, एंड दैट इज द स्टडी स्टेट, दैट इज द स्टडी स्टेट। सुनिए, यही कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट अगर 8-10 शेल कवर्ड होते तब भी यही लगता। सुनिएगा, जैसे मान लीजिए यहां एक बाल्टी है, मैं पहले यही चीज समझा देता हूं। यहां एक बाल्टी है, यहां एक बाल्टी है, ऐसे कई बार वो डेकोरेटिव फाउंटेन टाइप्स के आते हैं ना, यहां एक बाल्टी है, यहां एक बाल्टी है, ऐसे। स्टडी स्टेट पे ये बहुत सारी बाल्टियां दे रखी है, सारे बाल्टियों का एरिया क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, सारे बाल्टियों का एरिया क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, सारे बाल्टियों की हाइट भी अलग अलग है, क्योंकि आपको हाइट वाला फंडा भी आता है, √2GS स्पीड ऑफ एफ्लक्स होती है। सारे बाल्टियों का एरिया क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, हाइट अलग अलग है, ठीक है, पाइप की लेंथ वेंथ सब अलग अलग है। वो कह रहे हैं एट स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट का मतलब है कि जिस बाल्टी में जितना पानी भरना था वो भर गया, ठीक है। अच्छा, इस बाल्टी में मान लीजिए इसके अलावा कहीं और से पानी लीक नहीं हो सकता, ऐसे जैसे मान लीजिए ये रहा, जितना पानी जिसमें भरना था भर गया, जितना पानी जिसमें भरना था भर गया। स्टेडी स्टेट पे यहां से 2 लीटर पर सेकंड पानी निकल रहा है, मान लीजिए जो भी 2 लीटर, तो मैं एकदम श्योर हूं कि यहां भी 2 लीटर ही होगा, यहां भी 2 लीटर होगा, यहां भी 2 लीटर होगा, यहां भी 2 लीटर होगा, एवरी चैनल पे सेम होगा। इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट। यही करंट में वैलिड है, करंट भी आप स्टडी स्टेट में पढ़ता है। जब स्टडी स्टेट होता है तो आप कहते हैं कि स्टेट ऑफ चार्ज फ्लो हर क्रॉस सेक्शन में सेम होगी, इसी को आप केसीएल बोलते हैं, ठीक है। यही चीज यहां हीट ट्रांसफर में, स्टडी स्टेट पे कैसा भी एरिया क्रॉस सेक्शन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हर जगह रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होने वाली है, जब तक कोई और हीट ऐड नहीं हो रही। यहां सोर्स ने पावर पी दी, अल्टीमेटली यहां निकल रही, क्योंकि देखो ये अपना टेम्परेचर 800 रख रहा है, तो ये ओवरऑल कोई भी एक्स्ट्रा पावर ना तो गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है। ये इनर सरफेस 600 डिग्री पे मेंटेन्ड है। अब ये इसका स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है, बाहर वाले का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर T होगा, ये सब मेंटेन्ड है, तो कोई ना एनर्जी गेन कर रहा है ना लॉस कर रहा है, तो जितना भी आपने यहां इन किया वो सीधा आउट आ रहा है। दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट, वरना आप उलझ के रह जाओगे। मैंने कहा आप सीधे तरीके से शिकार करोगे बहुत आराम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैं ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था, स्टडी स्टेट पे यहां से जितना इन हुआ इतना यहां से आउट होगा, दैट्स इट। यही करंट पे है, यही यहां है,
हीट ट्रांसफर में और यही फ्लूइड में है। सब जगह स्टेडी स्टेट का मतलब तो वही होता है। तो अब सुनिएगा, ये सोर्स है पी पावर का, तो फाइनली 600 से टी की तरफ जो पावर जा रही होगी वो भी पी होगी। हर जगह पावर जाने का तरीका, अच्छा 600 को मैं एक सिस्टम मान लू, 800 फिर 600, यहां इस सिस्टम से लीक कितना हो रहा है, मैंने कहा ना हर बाल्टी में मैं गारंटी ले रहा हूं 2 लीटर पानी आउट हो रहा है, हर जगह, ठीक है। तो यहां पी इन हुई, उसके बाद 800 और 600 को एक सिस्टम मान लो, तो यहां से जो लीक हो रहा है वो कैसे हो रहा है मुझे बताइए, यहां से लीक कैसे हो रही है एनर्जी, कंडक्शन के थ्रू, 600 से टी की तरफ एनर्जी जा रही है कंडक्शन के थ्रू, तो ये एनर्जी जो लीक हो रही है ये भी पी ही होगी। दैट्स इट, योर क्वेश्चन इज फिनिश, ठीक है। अच्छा पी, सॉरी एक मिनट, ये क्लियर, अच्छा पक्का 100% बिल्कुल सही है, ठीक है। तो P बराबर P करना है, दैट्स ऑल। अब बोलेंगे सर P बराबर P करना है, ठीक है, क्वेश्चन खत्म हुआ, P बराबर P कीजिए, खत्म। आप बोलेंगे सर P बराबर P किया, दोनों तरफ 1 काट दिया, नहीं दोनों तरफ P काट दिया 1 आ गया। अब दोनों P को लिखूंगा मैं, दोनों P को लिखने वाला हूं, अब मैं इस P को लिखने वाला हूं, इस P को लिखने वाला हूं, ये रेडिएशन की पावर है, ये आपकी यहां की है। अब ये P कितना देना पड़ेगा, पहले इस P पे सोचो, ये P कितना देना पड़ेगा, तो ये स्पेयर कितनी लॉस कर रहा है, जितनी लॉस कर रहा है पर सेकंड वो मुझे देना पड़ेगा। तो ये खुद कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, सिग्मा इसका एरिया E, इसके एरिया को A1 लिख देता हूं, 800 की पावर 4 माइनस इसको कुछ वापस भी मिल रही है, क्या ये पावर सही लिखी है, या आपको फास्ट फॉरवर्ड लिखना था सिग्मा AE टी की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। अरे 800 के हिसाब से एमिट कर रहा है और 600 के हिसाब से वापस मिल रहा है, तो जो भी गैप है वो हमारा हीटर प्रोवाइड कर रहा है। ये P लिखी है मैंने हीटर वाले की, बराबर ये अब लिखनी है मुझे कंडक्शन वाली। अब कंडक्शन का फॉर्मूला क्या था, KA/L डेल टी। आप बोलेंगे सर कभी तो आप बोलते हो K dt/dx, हाँ K dt/dx है, मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए अभी सब, अच्छा शेल है, उन्होंने कहा पूरे शेल की रेडियस को लगभग एक ही मान लो, एक ही मान लो, एक ही मान लो, तो मैं हर जगह एरिया क्रॉस सेक्शन सेम मान रहा हूं, और कितना मान रहा हूं 4πr², क्लियर। तो यहां मैं लिखूंगा KA बाय थिकनेस, अच्छा यहां लेंथ थिकनेस है, हीट इतना चल के गई है इसकी थिकनेस के बराबर, थिकनेस के बराबर, थिकनेस के बराबर चल के गई है, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस 600 माइनस टी, और ये एरिया होगा A2, ये एरिया होगा A2। मेरे हिसाब से A2 बराबर 100 टाइम्स ऑफ A1 आएगा, क्यों, उन्होंने कहीं रेडियस दी थी, हाँ R2 बराबर 10R1, अरे ठीक है लिखूं मैं, A1 बराबर 4πr1² और A2 बराबर शेल का एरिया 4π10 R1², R2 की वैल्यू रख दी तो 100 गुना हो गया। मेरे हिसाब से काट छाट कर लीजिए, आंसर है फिनिश। 2 लाइनों में ही हो रहा है, क्वेश्चन बहुत औसम है। अगर आप एक एक स्टेप पे करते कि 600 वाले को कितनी एनर्जी मिली और फिर गई, जैसे वो बाल्टी वाला सवाल है, आप इससे यहां सॉल्व करते, फिर यहां सॉल्व करते, फिर यहां सॉल्व करते, फिर यहां सॉल्व करते, तो टाइम कंज्यूम हो जाता। आपको पता है स्टडी स्टेट है तो आप सीधे सॉल्व कर सकते हो। दैट्स माई पॉइंट, मैं ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है, समझ में आई ढंग से, भेजे में गई? अच्छा भेजे में उनके जाएगी भैया जो एडवांस की प्रॉपर्ली सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है क्लियर, पक्का 100%, सॉल्व कर लो, आंसर है A1 काट दो, यहाँ 100 आ जाएगा मेरे हिसाब से 100। सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 17/3 इंटू 10⁻⁸। इमिसिविटी दे रखी है 0.9, 0.9 ही है ना, 0.9। अरे यार बहुत गंदा सा काम है, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए मुद्दा ये है, अगर लाइव क्लास होती तो मुझे कोई लोचा नहीं है, लाइव क्लास होती तो बच्चे बता देते कि सर ये मिस्टेक है, ठीक है, रिकॉर्डेड है ना, तो बाद में जाके फिर कैलकुलेशन एरर सही नहीं हो पाती, और होगी कैलकुलेशन एरर ही, और कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ ना हो पाएगा, ठीक है। इंटू 10⁸। बच्चे बोलेंगे सर 10⁸ कैसे, मैंने सिर्फ 8 की पावर 4 ली, 6 की पावर 4 ली, ये 10⁻2 का पावर 4, तो 8 बराबर K। कंडक्टिविटी इसकी कितनी दे रखी है 0.85, तो 85 इंटू 10⁻³ इंटू 100। 100 क्यों, मैंने A1 A2 काट दिए, ठीक है। थिकनेस कितनी है भैया, थिकनेस कहीं दी गया था 5 सेंटीमीटर,
तो 5 इंटू 10⁻⁻2 और 600 माइनस टी इज द आंसर। पक्का 100%। अब मैं काम करता हूं, मैं एक और तरीका टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मैं इसी पेज को कॉपी कर देता हूं और कैलकुलेशन दोबारा कर दूंगा, क्योंकि मैं देख देख के पीछे जाऊंगा तो फालतू टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं और कैलकुलेशन ऊपर कर लेंगे। अच्छा, ये पेज पीछे है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्या किया, ये पेज पीछे है। ठीक है, अब कैलकुलेशन को इसके ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत काट छाट कर लीजिए। 10⁻⁻8 10⁻8 गया। ठीक है, 0.9 है यहाँ पर, तो ये हो गया। और आपका थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन का फायदा ले लेता हूँ। 40, देखिए मैंने कहा ना कैलकुलेशन आई हैव अ गुड स्पीड, लेकिन चक्कर वही होता है कि भैया रिकॉर्डेड फॉर्म में जानी है, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाए। 280 इंटू 9, अच्छा क्योंकि मैंने एक पॉइंट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 17 डिवाइड बाई 3, और इधर से भी कुछ लोग आने वाले हैं, 85 नीचे आएगा। ठीक है, और 10⁻⁻3 और 10⁻⁻2 10⁻⁻1 बचा, तो 850। मैं कैलकुलेशन बहुत तेज करता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि फिर कभी कभार एरर हो जाती है। 850 और 5 ऊपर चला गया, बराबर 600 माइनस टी। ये लिख देता हूँ 600 माइनस टी बराबर, वापस क्रॉस चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन को। 5 इधर आ गया है। ठीक है, 17 इंटू 5 85, ये गया, ये 0 गया, ये सारे काट रहा हूँ। ठीक है, ये अरे यार ये और ये 0 भी गया। ठीक है, 3 और ये 3 गया, तो ये आ रहा है 28 इंटू 3। 28 इंटू 3 कितना होगा बेटा, 28 इंटू 3 हो जाएगा आपका 60, 84। सही किया, 84। तो टी कितना आया मुझे बताएंगे, टी कितना आएगा। 600 में से 84 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 516 केल्विन। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, मैंने बहुत कॉन्शियस होके कैलकुलेशन की है। ठीक है, मैं इसे बहुत तेज स्पीड से भागता हूं लेकिन फिर क्या होता है जल्दबाजी में कई बार 2 इंटू 3 5 कर देता हूं। कॉन्सेप्चुअल कभी कुछ नहीं होता। तो ये 516 डन 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 डन। कॉन्सेप्ट समझ में आया, इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था कि यहां से यहां अगर क्लियर, अगर वो मेरे को हीटर की पावर देते तो सीधा हो जाता। तो ये 2 क्वेश्चन हमने निपटा दिए, एक प्योर कंडक्शन एक प्योर रेडिएशन, दोनों में कुछ ना कुछ सिखाया है मैंने आपको एडिशनली। ठीक है, क्लियर, स्टडी स्टेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़ लिया। आओ, इमेजिन अ स्टार of radius r in which the material is undergoing fusion and generate heat at any radius r from its center. The heat power being generated per unit volume is this. ठीक है, P बराबर P नॉट R बाई आर, मतलब पावर जनरेट हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, अच्छा ये कई बार जल्दबाजी में आप पढ़ते नहीं, ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ पढ़ते हो पावर जनरेट। पावर जनरेट पर यूनिट वॉल्यूम दे रखी है। ठीक है, इतनी हो रही है। इंटेंस फ्यूजन इज अकरिंग एट द सेंटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इंटेंस फ्यूजन इज अकरिंग एट सेंटर। अच्छा देखो, अच्छा उन्होंने बोला है एक स्टार है। ठीक है, अब ये मैंने सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी है, 2 लाइनों का ही मतलब समझाता हूं आपको। ठीक है, यहां से आर डिस्टेंस पे, यहां से आर डिस्टेंस पे जो पावर पर यूनिट वॉल्यूम है, पावर पर यूनिट वॉल्यूम है, वो है पी नॉट आर बाय आर। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं स्मॉल आर को, क्योंकि मुझे यही गड़बड़ लग रही थी लेकिन उन्होंने लिख दिया। ठीक है, स्मॉल आर को अगर मैं टेंस टू 0 कर दूं, तो सेंटर पे बात करूं, स्मॉल आर को अगर मैं टेंस टू 0 कर दूं, तो आप ध्यान से देखिए तो पावर इन्फाइनेट जनरेट हो रही है। तो बच्चे बोलेंगे सर इन्फाइनेट 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 आंसर आ गया। पावर इन्फाइनेट जनरेट नहीं हो रही, पावर पर यूनिट वॉल्यूम इन्फाइनेट है। वह वॉल्यूम भी तो टेंस टू 0 है।
वॉल्यूम भी तो टेंस टू जीरो है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर लेकिन पावर पर यूनिट वॉल्यूम तो इनफाइनाइट है, क्योंकि अच्छा स्मॉल आर को जीरो रखो, पावर पर यूनिट वॉल्यूम सेंटर पे इनफाइनाइट आएगी, लेकिन वॉल्यूम भी तो जीरो आएगा। तो आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट इंटू जीरो फाइनाइट बन सकता है यार। आप बोलेंगे सर कैसे? लो 1/r इंटू साइन आर, लिमिट r टेंस टू जीरो, लो ये इनफाइनाइट है, ये जीरो है। तो इट डिपेंड, इट मे बी जीरो, इट मे बी इनफाइनाइट, कुछ भी आ सकता है। इज इट क्लियर? मेरी बात क्लियर है? तो 1/r इंटू साइन आर, ये इनफाइनाइट है, ये भी जीरो है, कुछ भी आ सकता है, डिपेंड कर रहा है, जीरो भी आ सकता है। लो अगर मैंने इसे साइन स्क्वायर कर दिया तो ये जीरो है, अगर मैंने इसे आर क्यूब कर दिया लो तो ये इनफाइनाइट है। ये तो मेरे हिसाब से मैथ्स आती है, ठीक है। चलिए, तो ये दे रखा है अकर, ठीक है, बहुत अच्छा, और सरफेस में मॉडरेट है, बहुत बढ़िया बोला है उन्होंने। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल स्टार एज ए फंक्शन ऑफ आर, अच्छा के भी आर के फंक्शन में, अच्छा कंडक्टिविटी भी वेरी कर रही है। कंडक्टिविटी क्या है मुझे बताएंगे? के बराबर क्या है? के नॉट आर बाई आर, के नॉट आर बाई आर, डन, ठीक है। के नॉट आर बाई आर। फाइंड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार, सरफेस के टेम्परेचर, मान लीजिए मैंने इसका सरफेस का टेम्परेचर मान लिया टी नॉट, या टी एस मान लेता हूं, बेटर रहेगा, टी एस, सरफेस का टेम्परेचर है टी एस, ठीक है, और जनरल टेम्परेचर है टी, ठीक है, ओके। आल्सो फाइंड द टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ आर एंड प्लॉट इट, चलो प्लॉट भी कर लेंगे। Assume that the heat is being lost from the surface of the star in the form of, आगे रह गया क्या कहीं? नहीं, क्वेश्चन कट गया क्या? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन आएगा मेरे हिसाब से, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी रह गई होगी, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं रेडिएशन। पक्का? डन 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 डन, क्लियर, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन या लाइट, ठीक है। अब देखिए यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कंडक्शन डाल दिया, वैसे तो मैं बताऊं तो अगर इसमें मैं मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बनाऊं तो मैं आपको इसके सरफेस का टेम्परेचर पूछ लूंगा, और अगर अच्छा क्वेश्चन बनाऊं तो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ आर पूछ लूंगा, दोनों क्वेश्चन एक साथ है। इज इट क्लियर? पक्का? पिछले क्वेश्चन में भी मैं सिर्फ आपको हीटर की पावर पूछता तो वो मॉडरेट वन है, या इजी वन कह लो, मॉडरेट वन भी एमसीक्यूज वगैरह होते हैं भाई। जेई में मैं हमेशा कहता हूं, जेई में सबसे पहले आपको एमसीक्यू वगैरह नहीं करने होते, एमसीक्यू में आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे करो जिसमें सिंगल आंसर्स हो, चाहे वो इंटीजर हो चाहे एससीक्यू हो। मैथ्स कॉलम भी जो मल्टीपल वाले होते हैं वो बच्चों के, मैक्सिमम बच्चों के गलत ही होते हैं, ठीक है, क्लियर 100%, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया। अब है क्या इसमें, आप एक काम कीजिए, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? अच्छा सरफेस का टेम्परेचर बताने के लिए कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बताइए? आपके जवाब तो मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भैया कुछ बच्चे तो सिंसियर है ही है, तो वो खुद बोलेंगे मन में कि हाँ भैया ये। आप एक काम कीजिए ना, टोटल पावर निकाल लीजिए, टोटल पावर, टोटल पावर इसने जितनी भी जनरेट की, टोटल पावर, टोटल पावर निकाल लीजिए, ठीक है। मैं इसके पहले एक चीज लिख देता हूं, टोटल पावर निकाल लीजिए और उसको बराबर कर दीजिए सिग्मा ए ई टी एस की पावर 4, दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश, क्वेश्चन खत्म। ये लीजिए, ये भी अच्छा ही है, जेई का अच्छा, मतलब ये मॉडरेट वन है। टोटल पावर निकालिए। अच्छा मैंने टोटल पावर क्यों यहां एक स्टेप छोड़ा, क्यों? पावर जनरेटेड एट डिस्टेंस आर, एट डिस्टेंस आर, एक एलिमेंट पर, पावर जनरेटेड बाय एलिमेंट एट डिस्टेंस आर, ठीक है, वो कितनी होगी? तो देखिए स्पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जेई में, तो यहां एक एलिमेंट ले लो, शेल एलिमेंट, यहां क्या ले लो भैया? शेल एलिमेंट, शेल एलिमेंट, यहां ले लीजिए शेल एलिमेंट, ये है आर और ये रेडियस है डी आर, ठीक है, आर और थिकनेस है डी आर। तो शेल एलिमेंट का वॉल्यूम होगा 4πr² डी आर, शेल वॉल्यूम है ना, शेल एलिमेंट। तो यहां पावर है कितनी मुझे बताएंगे? पावर पर यूनिट वॉल्यूम है पी नॉट आर बाई आर, इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है तो शेल एलिमेंट का कर लीजिए, कितना आएगा? ये आएगा, कट गया 4π पी नॉट आर आर, बस इस नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, दैट्स ऑल, 4π पी नॉट आर आर डी आर, ठीक है, डन। ये है एक आर डिस्टेंस पे जो एलिमेंट है उसने कितनी पावर क्रिएट की, ये निकाल के रख लो। अब टोटल पावर के लिए क्या करो? इंटीग्रेट मार लो, सारे एलिमेंट जो इकट्ठी कर रहे हैं, दैट्स ऑल, सवाल खत्म। तो देखिए ये मॉडरेट वन हो गया, मैं तो इसे भी अच्छा मान रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि अरे आपको लगता है सिर्फ 3 लाइनों में जो सवाल हो गया वो अच्छा कैसे है? अबे 3 लाइनों से पहले जो दिमाग लगाए, 3 लाइनों से पहले जो दिमाग लगाए। और आप इसके इस टॉपिक के पुराने क्वेश्चन उठा के देख लीजिए जेई के। जैसे वो कूलर वाला सवाल आया था, हीटर वाला, कि पानी भेज रहे हैं, मैक्सिमम जनता से हिला भी नहीं था। और सॉल्यूशन देख के सारी जनता, अरे ये तो आसानी, बहुत आसानी, इसमें यही तो करना है। बेटा पेपर में तो नहीं हुआ था। हाँ, पेपर में तो नहीं हुआ था, क्योंकि बेटा वहां दिमाग लगाना पड़ता है ऑन द स्पॉट प्रेशर में। अरे स्टेडियम में बैठ के तुम विराट कोहली को बोल देते हैं, अबे यार कवर ड्राइव नहीं मारना था, कवर ड्राइव नहीं मारना था, आउट हो गया स्लिप में। बेटा जिस स्पीड से वो बॉल आ रही है ना, जिस तरह से हवा में स्विंग हो रही है ना, जाके देख लो खेल के, समझ रहे हैं ना? देखिए, तो ये एडवांस है भैया, देखिए, तो सोचने का ही है, एडवांस सोचने का एग्जाम है। देखिए, टोटल पावर क्या आएगी, इंटीग्रेट मार दो, 4 पाई P0 R dr, 0 से कैपिटल आर बराबर सिग्मा, एरिया इसका लिख रहा हूं, इसकी रेडियस कितनी दी थी शायद, कैपिटल आर दी थी, 4 पाई R²। इमिसिविटी बाय डिफॉल्ट हम स्टार्स की 1 लेते हैं, स्टार्स जितने भी होते हैं इमिसिविटी कुछ नहीं दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट 1 लेते हैं। और ये हो गया आपका टीएस की पावर 4। इसमें कंडक्शन कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि स्टेडी स्टेट में है तो हम ये मान रहे हैं जितनी भी पावर जनरेट हो रही है वो सब बाहर ही जा रही है, ठीक है। टेम्परेचर सबका मेंटेन हो गया है, ठीक है। तो ये रहा, अब ये है कितना है, तो अब मेरे हिसाब से आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा, यहाँ कितना आया मुझे बताओ, 4 पाई P0, कैपिटल आर तो बाहर आ गया, R² का R²/2 आएगा बराबर सिग्मा 4 पाई R² इंटू टीएस की पावर 4। तो टीएस जो आ रहा है दैट इज कलर चेंज कर देता हूं, टीएस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 पाई R², 4 पाई R² कट गया, P0R/2 सिग्मा की पावर 1/4, दैट्स ऑल। और कभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक 2 की जगह 3 हो जाए, ये हो जाए, तो ठीक है छोड़ देना, कॉन्सेप्ट सारे सही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पक्की बात, ये आ गया, दैट्स ऑल, सवाल खत्म, फिनिश। अब इसमें एक सवाल और पूछा गया है, एक सवाल और पूछा गया, एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि ब्लैंक पेज पे चीजें गायब हो जाती है, ठीक है। अब एक और सवाल पूछा गया है, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ आर बताइए। अच्छा, आर बता दोगे तो ड्रॉ तो खुद ही कर लोगे, ड्रॉ वाला काम आपका है, ठीक है। तो अब उन्होंने टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ आर पूछा है, ठीक है, आर। ये भी आसान है, ये पिछला सवाल ही है, इसमें मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ जरूरत है, ठीक है। अच्छा, आपको एलिमेंट पर पावर पता है, एलिमेंट पर पावर पता है कितनी आई थी अपनी, P0 R/R इंटू 4 पाई R²dr। हर एलिमेंट इतनी पावर पैदा कर रहा था, ये याद रहेगा, जो एलिमेंट पावर पैदा कर रहा था वो तो याद रहेगा। अब देखिए आपके सामने इसका आंसर है, डायग्राम वही बना हुआ है। होगा क्या, यहां अंदर जो स्टार पावर पैदा कर रहा होगा, ये जो स्टार इतना हिस्सा जो पावर पैदा कर रहा होगा, ये पावर कंडक्शन के थ्रू जाएगी। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन ही तो है ये कंडक्शन रेडिएशन को कंबाइंड करना, इनको बहुत मजा आता है, इसलिए मुझे लगता है इनके चांसेस। अभी मैंने कैपिटल आर रेडियस तक के पावर को स्टार से बाहर फेंक दी, तो मैंने कहा कैपिटल आर तक की जो पावर थी दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, दैट्स ऑल। अब मैंने स्मॉल आर, इतने रीजन की जो पावर है वो बाहर जाएगी, और ये कंडक्शन के थ्रू जा रही है यहां से। तो हो क्या रहा है कि इतनी पावर बराबर, आप कंडक्शन वाला गेम खेल लो, यही तो कंडक्शन के थ्रू जा रही है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक। तो मैं इतनी पावर को ऐड कर लूं, मैं क्या करूं, पावर अप टू पावर 0 टू स्मॉल आर वाली, ये मेरी फ्लो कर जाएगी पावर थ्रू कंडक्शन। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये कंडक्शन के थ्रू पावर फ्लो कर जाएगी, हाँ कि ना, दैट्स इट, गेम खत्म है, ठीक है। ये कितनी आई थी मुझे बताएंगे, ये आई थी P0, ये आया था आपका 4 पाई P0 R/dr, ठीक है, दैट्स ऑल। इसे इंटीग्रेट कर लो, 4 पाई P0 R/dr 0 टू स्मॉल आर। अच्छा, इस बार कैपिटल आर तक डिराइव करने के बजाय मैं डिराइव कैसे कर रहा हूं,
इस बार कैपिटल आर पे डेराइव करने के बजाय मैं इस तरह से डेराइव कर रहा हूं। क्या बात क्लियर है? 100%। अब कंडक्शन कितने एलिमेंट्स होगा देख लो, ढंग से देख लो। क्लियर? अब कंडक्शन कितने से होगा मुझे बताइए। कंडक्शन जो होगा, कंडक्शन का फॉर्मूला मुझे आता है के ए डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स की जगह माइनस। इस बार मैंने कैलकुलस वाला फॉर्मूला ले रहा हूं, बिल्कुल क्लियर। डी टी बाई डी आर सेल्फ नेगेटिव है अपने आप में, क्योंकि जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, क्लियर? पक्का? 100%। ठीक है, वैसे मैं मतलब मैथ्स को दे रहा हूं, मैथ्स खुद बता देगी जो भी आना है। ठीक है, अब ये आ गया, क्या आने वाला है? इसका सरफेस एरिया माइनस के। अच्छा, इसकी भी वैल्यू वेरिएबल दे रखी है, के नॉट आर बाई आर। ये है आपका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और डी टी बाई डी आर। पक्का? क्लियर? क्या आएगा? 4 पाई पी नॉट आर, आर स्क्वायर बाई 2 आ गया यहाँ, बराबर माइनस के नॉट आर 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर डी टी बाई डी आर। दैट्स ऑल। आंसर मेरे हिसाब से आने वाला है थोड़ा सा जोड़ बाकी गुणा भाग, तो 3 स्टेप में एक और बड़ा सवाल खत्म हो जाएगा। क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर गया दोनों तरफ से, क्या क्या बचा मुझे बताइए, क्या क्या बचा? कैलकुलेशन एक बार ढंग से देखते चलो। यहां बच रहा है डी टी, डी आर को इधर ला रहा हूं, तो पी नॉट आर स्क्वायर, पी नॉट आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई 2 के आर, सही है, बराबर डी टी, ये माइनस में। लिमिट कहां से कहां लगाऊंगा? लिमिट कहां से कहां लगाऊंगा? लिमिट मेरे को आउटर सरफेस का टेम्परेचर पता है, ठीक है, तो मैं यहाँ कैपिटल आर लिखने वाला हूं से स्मॉल आर, और यहाँ टी एस से जो भी टी एस आया था से टी। दैट्स ऑल। इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर है। अब इंटीग्रेशन के लिए अगेन मैं इस पेज को ही कॉपी मार देता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से नोट्स देख लीजिएगा, वैसे भी एडवांस वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो इतने समझदार होते हैं। ठीक है, मैं इसको ऊपर इंटीग्रेट कर देता हूं। क्या आएगा? इसको इंटीग्रेट करो तो माइनस पी नॉट आर स्क्वायर बाई 2 के, 1 बाई आर बचा है ना, क्रॉस चेक कर लो कहीं इंटीग्रेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं की है मैंने। हाँ सही है, आर नीचे आया है, आर स्क्वायर ऊपर आया है, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, और एल एन स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है, बराबर टी माइनस टी एस। दैट्स ऑल, खत्म। तो टी कितना आया मुझे बताएंगे? टी एस, इस माइनस को मैं अंदर डाल दूं क्योंकि अच्छा स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, तो प्लस पी नॉट आर स्क्वायर बाई 2 के, तो जो हमने किया है वो सही है, एल एन आर बाई आर। टी एस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पिछले उसमें आ चुका है। ग्राफ बनाना चाहे तो टी एस कॉन्स्टेंट है, टी और स्मॉल आर में ग्राफ बनाना है, लॉग वाला ग्राफ बनेगा। दैट्स ऑल, खत्म बात, फिनिश। तो कंडक्शन और रेडिएशन के क्वेश्चंस पिक होते चले गए, आई होप समझ में आए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। अगले 2 क्वेश्चन थोड़े से आसान हैं लेकिन अच्छे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है। 2 लाइनों में आंसर आएगा, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन वो फंसा सकते हैं, और अगर आप उनके जाल में फंस गए तो बहुत लेंथी वे पे निकल जाओगे, बहुत लंबा निकल जाओगे। तो इसीलिए उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने अपने कलेक्शंस में ऐसे तीर भी रखे। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, ऐसे तीर भी रखे हैं। ठीक है, एक कंडक्शन का, एक रेडिएशन का, ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, जो कई बार अगर हमने पूरा खोल दिया क्वेश्चन तो बहुत लंबा रायता फैलेगा। आप पॉज कर लिया करो वीडियो, बस 1 सेकंड के लिए पॉज करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं वीडियो से हट जाया करो। अबे तुम्हारे पास पॉज बटन है ना। ऐसे बच्चे तो बहुत सारी चीजें बोलते हैं। बच्चे बोलते हैं सर आपने उतनी एनर्जी से नहीं पढ़ाया। अबे किसको पढ़ा रहा हूं मैं? एडवांस वालों को ना, तो उनको स्लो एंड स्टडी सुनने की आदत है, उनको काम की चीज सुनने की आदत है। अब बोलो सर मैं एडवांस की तैयारी नहीं कर रहा, मैं तो ऐसी वीडियो, तो तुम्हें एंटरटेन कर कौन रहा है? नहीं कर रहा मैं तुम्हें एंटरटेन, नहीं कर रहा भैया, मैं नहीं कर रहा, उन्हें एंटरटेन कर ही नहीं रहा। हाँ वो देखना चाहे देखें, यूट्यूब है।
मेरा टारगेट तो वही है ना कि भैया जो एडवांस की तैयारी कर रहा है उसको हेल्प मिले। कि सर आपने नाचा नहीं यार, ये वाले सर की शक्ल अच्छी नहीं है। ये पता है, ये एडवांस जितने क्रैक करने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। ये होती है नारे लगाने वाली जनता, जिनको पता है कि हमारा जो कॉलेज है वो हमें वो कॉलेज मिलने वाला है भाई साहब जहां से प्लेसमेंट होना नहीं है, हमें रैलियों में जाके 300-300 रुपए में नारे लगाने हैं। क्योंकि जिसको आईटी जाना है उनको पता है आईटी के प्रोफेसर, हमें पता है ना यार, कॉलेज के प्रोफेसर तो और स्लो एंड स्टडी बोलते हैं, बहुत आराम से बोलते हैं, बहुत शानदार तरीके से काम की बात बोलते हैं। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे सीएस सबसे शानदार होती है ना, AR1 वहीं जाता है। मैंने इंटरनेट पे वीडियोस देखे हैं और वाकई में है, ये सच्चाई है। वीडियोस नहीं आते तो भी हमें तो पता ही है, ठीक है भैया। वो प्रोफेसर्स ऐसी की तैसी कर देते हैं AR1 की, उनसे नहीं जीत सकते, लेकिन बोलते बड़े कूल एंड काम है, धीरे धीरे सिंपल शर्ट पहना हुआ है, पैंट पहनी हुई है, और नॉलेज भाई साहब इंटरनेशनल कॉलेजेस में रैप होती है उनकी। वो जेई के AR1 को भी पानी पिला देते भैया, और सिंपल बिल्कुल स्लो एंड स्टडी बोलते हैं। तो जिसको वो चाहिए होता है ना, ये सब टाइम पास नारे लगाने वाली जनता है, जिसको पता है कि भैया मेरे को जिंदगी में आगे जाके 300-300 रुपए में नारे ही लगाने हैं। मेरे को कौन सा आईआईटीएन बनना है? आईआईटी कॉलेज के 100 किलोमीटर आसपास का कॉलेज नहीं मिलने वाला मेरे को टॉप 1-2 लाख 3 लाख कॉलेज भी के रैंक वाले कॉलेज भी नहीं मिलने वाले, वो भी थोड़े ढंग के होंगे। अपने को तो 14-15 लाख वाला कॉलेज मिलेगा, बिल्डिंग भी नहीं होगी, प्रोफेसर्स भी नहीं होंगे, इक्विपमेंट भी नहीं होंगे। तो हम सर को सिखाएंगे, सर पढ़ाओ अच्छे से, सर एडवांस पढ़ा रहे हो, सर एडवांस पढ़ा रहे हो, थोड़ा अच्छे से पढ़ाओ यार। जेई मेंस में कितने क्वेश्चन बने थे? एक भी नहीं सर आता तो मुझे कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कंटेंट में एडवांस वाला पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है यार जोश से काम नहीं होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा, टू द पॉइंट ही बात होगी, और जिसको मैं कंटेंट दे रहा हूं उसको सब समझ में आ रहा है, एंड दैट्स मैटर। इतने साल घास थोड़ी छीली है इतने साल से टीचिंग में। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये है, सर आपकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, तो क्या करें बे, क्या करें? तुम पहले लाइन में साइड हो जाओ, तुम्हें जिंदगी भर यही करना है, नारेबाजी, है ना? क्योंकि यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है, सब लोग आके देखते हैं, फिर अब उनको लगता है अब हम कमेंट करेंगे। रैंक कितनी आई थी जेईई मेंस में? 14,86,000। बस सर 2-4 बच्चे पीछे थे मेरे से, बस सर। अब गर्व नहीं है इस पे, घमंड नहीं किया कभी, लेकिन सर अचीवमेंट तो है, सिर्फ 2-4 बच्चे नीचे थे मेरे से। रैंक तो मेरी बहुत शानदार आई है सर। वो आके कहता है सर ऐसे पढ़ाओ यार, बहुत तेज पढ़ा रहे हो यार। मुझे पढ़ाना आता है, ना सिखाएं, ठीक है? चलिए आइए, और जिनको ये कंटेंट चाहिए होगा, जो सही बच्चे होंगे उन तक पहुंच रही होगी बात, क्वेश्चन किया होगा, और वो तो पता है मेरी बात भी नहीं सुन रहे होंगे, वो तो सीधे बिल्कुल, अरे वो बिल्कुल मैच्योर बच्चे, और मैं तो खुश हूँ वो मेरी बात नहीं सुन रहे होंगे। आगे बढ़ाया, क्वेश्चन देखा, ठीक है, खत्म बात, कि हम इस बंदे से सीखने आए और मैं भी सिखाने ही आया हूं उनको, खत्म बात। A room heater can provide 16 only 16 degree temperature in room when the temperature outside is -20 डिग्री, ठीक है? ये कंडक्शन का क्वेश्चन है, कंडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री मेंटेन है और बाहर का टेम्परेचर -20 डिग्री टेम्परेचर है, और इसके लिए हमने यहाँ एक हीटर लगा दिया, ठीक है? और जो इस रूम के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, मान लो हीटर की पावर P है, ठीक है? कंफर्टेबल, दैट इज वाई द इलेक्ट्रिक स्टोव विथ पावर ऑफ 1 किलोवाट इज आल्सो प्लग्ड इन। मतलब अगले को लग रहा है 16 डिग्री कम है, तो उसने क्या किया कि एक और अंदर इलेक्ट्रिक स्टोव जला दिया हीटर के साथ में। उसने कहा थोड़ी सी आग भी लगा देते हैं, थोड़ी सी ऐसे आग लगा दी, आग, ठीक है, ऐसे आग लगा दी, जो भी है, जैसे भी फोटो बन रही है। और उससे हुआ क्या, इसकी पावर है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, ठीक है, बहुत बढ़िया। टुगेदर दिस डिवाइस मेंटेन रूम टेम्परेचर 22 डिग्री, अंदर वाले का 20। अच्छा, सराउंडिंग का तो चेंज होगा नहीं, आपने अपने घर में स्टोव लगाया, पता चला पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना, पूरे इंडिया में सर्दियां खत्म हो गई, बाहर वाला तो -20 डिग्री रहेगा। डिटरमाइन द थर्मल पावर ऑफ हीटर। अब देखिए, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा, अगर आप कंडक्शन के क्वेश्चन किए हुए हो तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, होगा क्या, आपको पता है कि वॉल्स जो है, वॉल्स
कमरे की वॉल्स, अगर आप इसे करना चाहें तो मैं इन वॉल्स की कंडक्टिविटी, एरिया क्रॉस सेक्शन और थिकनेस वगैरह सब दे सकता था, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन बनाया मैंने, इस बार भ्रमित करने वाला डेटा नहीं दिया है। तो अंदर जो पावर जनरेट हो रही है वो क्यों जनरेट हो रही है, मुझे बताइए क्यों जनरेट हो रही है इस 16 डिग्री को मेंटेन करने के लिए? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के वर्च्यू से हीट बाहर की तरफ भागेगी, हीट ऐसे बाहर की तरफ भागेगी। हाँ, ये अगर आपको लिखना होता है कि कितनी हीट बाहर फ्लो कर रही है तो आप ऐसे लिखेंगे, के एरिया बाय एल, एल होगी इन दीवारों की थिकनेस, एल, एल यहां दीवारों की थिकनेस, क्योंकि कंडक्शन में हीट, जैसे इस दीवार से, कमरे की दीवार दिखा नहीं पा रहा, इस मैं कमरे में ही हूं यार, रोड पे थोड़ी रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है? तो जो हीट जा रही है वो अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, तो थिकनेस को क्रॉस करते हुए जा रही है ना, ऐसे। तो इस कमरे की थिकनेस, और एरिया क्या लेते हैं हम, इस पूरा एरिया, ये जैसे इस दीवार का एरिया, ये दीवार का एरिया, ये दीवार, छत और बॉटम, अगर बॉटम से भी लीक हो रही है तो पूरा ये 6 सरफेस। तो ये एरिया होता है ये वाला, और लेंथ है इसकी थिकनेस, और टेम्परेचर डिफरेंस हम लेते हैं डेल्टा टी, ठीक है? डेल्टा टी में मैं T2 माइनस, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल की बजाय T1 माइनस T2 लिख देता हूं, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं सर अब आपने यहाँ माइनस नहीं लिखा, सर माइनस नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, पिछली बार तो माइनस लिखा था। देखो सुनो, डेल टी होता है T2 माइनस T1, तो हीट हायर से लोअर फ्लो करती है, हायर से लोअर फ्लो करती है, तो मैंने वो माइनस अंदर डाल तो दिया, T1 माइनस T2, 16 माइनस माइनस 20, ठीक है? अब इस क्वेश्चन की ट्रिक यही है, आपको ना के चाहिए, ना ए चाहिए, ना एल चाहिए, अगर मैं डेटा देता तो भी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। तो लीजिए, शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन भी लिया है मैंने, बड़े क्वेश्चन लिए हैं तो शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन भी लिया है। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, क्यों? एक चीज बताइए, रूम में मैं दूसरा स्टोव जलाऊंगा तब भी तो दीवारों का एरिया वही रहेगा, दीवारों की थिकनेस वही रहेगी, और दीवारों की कंडक्टिविटी वही रहेगी, तो के ए एल कॉन्स्टेंट है, इसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, सीधे सीधे ओम्स लॉ लगाया, V इक्वल्स टू आई आर, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, वोल्टेज चेंज कर रहा हूं तो करंट चेंज हो रही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, दैट्स ऑल, सवाल समाप्त हुआ, ठीक है? पहली बार पहला, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, P2 पावर 2, सेकंड वाली पावर को P डैश लिख देता हूं, P डैश बाई P बराबर T1 डैश माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2। अच्छा, T2 कॉन्स्टेंट ही है, बच्चे बोलते हैं सर डैश क्या है, बाद वाली वैल्यू को मैं डैश लिख देता हूं, ठीक है? अब ये पावर कितनी है, बाद में टेम्परेचर कितना है मुझे बताइए, 22 माइनस माइनस 20 डिवाइड बाय 16 माइनस माइनस 20 बराबर, बाद में पावर कितनी है, मैंने मान लिया कि हमारे इसकी पावर थी P प्लस 1 किलोवाट। अच्छा ध्यान रखिएगा, आंसर पे किलोवाट में आएगा ये, या फिर 1000 लिख दो यार, ठीक है? और पहले पावर थी सिर्फ P, तो देखिए कितना शॉर्ट एंड स्वीट आंसर आ रहा है, ये कितना आ गया, जोड़ो 42, ठीक है, सही है। और ये कितना आ गया, प्लस किया तो 36, 42 और 36 कट गए तो 7/6, तो ये आ गया 6P प्लस 1 बराबर 7P। तो P आ रहा है यहां से आपका, नहीं, मैंने कुछ लोचा कर दिया, हाँ ये रहा, मेरे को लग तो रहा है कुछ लोचा कर दिया, 6P प्लस 6 वहीं दिख गया था। अब कैलकुलेट करें तो 7P इधर आया और P बराबर आ रहा है 6, तो 6 किलोवाट, तो 6000 वाट का आपको स्टार्टिंग में आपके पास क्या था, इलेक्ट्रिक हीटर, फिर आपने 1 किलोवाट का लगाया तो 22 डिग्री आ गया। इज इट क्लियर? पक्की बात समझ में आई? सेम क्वेश्चन एक और है, सेम क्वेश्चन एक और लेके आया हूं मैं जानबूझ के, और ये क्वेश्चन, इस टाइप की वैरायटीज जेई ने बहुत पूछी है कि सनरेज आ रही है स्पेयर पे, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये क्वेश्चन सेम चीज है, लेकिन इस बार किस फॉर्मेट में है, रेडिएशन में। दो टॉपिक जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, कैलोरीमेट्री तो इसी में मिक्स होती चली गई साथ के साथ। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, अ कॉपर स्पेयर इज सस्पेंडेड इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर मेंटेन एट 300 केल्विन। आप पढ़िए, वैसे मैं भी पढ़ता जा रहा हूं। द स्पेयर इज मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर 500 केल्विन बाय हीटिंग इट इलेक्ट्रिकली, ठीक है? अ टोटल ऑफ 300 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड, ठीक है? तो ये वही है कि आपने क्या किया कि इस बार ये स्पेयर है, एक हीटर लगा दिया, ठीक है? और इसका टेम्परेचर है 500 केल्विन, और आपको 300 वॉट का हीटर चाहिए था, 300 वॉट का हीटर चाहिए था, ठीक है? और 500 केल्विन, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन, पक्का?
तो सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन मैं एक और लेके आया हूं, ये लेकिन इस बार है रेडिएशन पे। मैंने कहा ना दो छोटे छोटे सरप्राइजेस भी है। ये रहा कॉपर है, ठीक है। व्हेन हाफ ऑफ द स्पेयर ऑफ द कॉपर इज कंप्लीटली ब्लैक एंड, मतलब अच्छा देखिए, अगर कुछ ना दिया जाता तो मैं कॉपर की एमिसिविटी को एक ले लेता, इन जनरली लेना पड़ता है, डेटा कम होता है तो। लेकिन अब उन्होंने कहा आधे स्पेयर को मैंने ब्लैकन कर दिया, ठीक है। तो बचा हुआ आधा ये कॉपर हुआ, तो इसकी इमिसिविटी ई हुई। ये ब्लैक एंड कर दिया तो इसकी इमिसिविटी हो गई 1 और इसकी इमिसिविटी ई ही थी फिर। अब तो मानना पड़ेगा, ब्लैक कर दिया मतलब ब्लैक साफ साफ वो बोल रहे हैं ब्लैक कलर अलग है, ठीक है, कंप्लीटली ब्लैक एंड। अब आपको 600 वॉट का पावर चाहिए, 600 एडिशनल चाहिए या 600 वॉट चाहिए? 600 वॉट इज नीडेड, 600 वॉट, 600 वॉट इज नीडेड, ठीक है, टू मेंटेन द सेम। बहुत ही शानदार। अगर इसमें वो टेम्परेचर भी चेंज कर देते ना तो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, पूरा क्वेश्चन ही करेंगे। इमिसिविटी पूछी होगी, मुझे यही लग रहा था इमिसिविटी पूछी जाएगी। अब सोचिए है क्या, स्टेडी स्टेट पे होगा क्या? एट स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, पूरा कंडक्शन पूरा रेडिएशन स्टेडी स्टेट पे खेलता है। आप जेई के पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर स्टेडी स्टेट की इक्वेशन लिखा और खेल खत्म। मैं इसे बोलता हूं हीट ट्रांसफर का केसीएल। जितनी पावर आई उतनी पावर गई, अगर ढंग से लिखना आता है हीट ट्रांसफर खत्म है। जेई के मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेडी स्टेट पे ही है। नॉन स्टेडी स्टेट क्वेश्चन मेरे को याद नहीं, रेयरली उन्होंने कभी कोई दागा है, स्टेडी स्टेट के आई थिंक, बाई चांस मेरी मेमोरी से आउट हो रहा, सारे स्टेडी स्टेट के है। तब भी मैंने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग नॉन स्टेडी स्टेट से किया, मैंने कहा वो शुरुआत कर दें, अभी आया तो नहीं है लेकिन जिस दिन करा देंगे उसके बाद पढ़ाऊंगा क्या फायदा। तो उसके बाद सारे स्टेडी स्टेट के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। एट स्टेडी स्टेट पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट, पूरे स्पेयर के लिए बात करूं तो पूरे इसकी पावर पी है हमारे हीटर की, और ये लॉस कितना कर रहा है, सिग्मा ए ई टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। अच्छा, टी की पावर 4 तो ये लॉस खुद दे रहा है, रेडिएट कर रहा है और सराउंडिंग से आ भी रहा है। अब इस क्वेश्चन में आप चाहते तो पावर जो है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, यहाँ सिर्फ सिग्मा कांस्टेंट है, बाकी सब वेरिएबल है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट था, अगर मान लीजिए मैं टी भी क्वेश्चन में चेंज कर देता, इंस्टेड ऑफ 500 ये 600 हो जाता, तो थोड़ी सी मैथ्स आपकी और बढ़ जाती। पावर इज प्रोपोर्शनल टू ए ई टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। दो बार मैं पावर को डिवाइड करता, दोनों वैल्यूज रखता, क्वेश्चन खत्म। लेकिन इस बार उन्होंने कहा ये भी कांस्टेंट है, ये तो मैं संभावना बता रहा हूं कि अगर टी वेरिएबल देता, सराउंडिंग का भी देता, तब भी कर लेते। सिंपल प्रोपोर्शनलिटी का गेम है। यहां पावर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू ई, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म, फिनिश। ए इंटू ई। अब आप बोलेंगे सर बहुत आसान क्वेश्चन लिया है, खुद करते और कर रहे हो तो अच्छी बात है, फिर तो आप बढ़िया अच्छे जेई में बढ़िया रैंक लाने वाले हो, ठीक है। क्या आएगा मुझे बताइए। अब मुझे टी की पावर 4 और टी एस की पावर 4 को भाव नहीं देना, सिग्मा को भाव नहीं देना। पावर 2 पी डैश बाई पी लिख रहा हूं, बराबर ए बाई 2 इंटू ई प्लस ए बाई 2 इंटू 1 अपॉन ए इंटू ई। अब ये क्या लिखा, इसका आधा एरिया ई इमिसिविटी वाला है, तो आधे के लिए जब मैं लिखूंगा तो ए बाई 2 और ये पूरा रूल लिखूंगा, और इसके लिए लिखूंगा तो आधा एरिया ए बाई 2 और ई को लिखूंगा 1, और बाकी तो टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर वही आएगी। मैं लिख के बताऊं, इसके लिए क्या लिखोगे, पावर लॉस को सिग्मा ए बाई 2 ई टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 प्लस सिग्मा ए बाई 2 ई की वैल्यू 1, क्योंकि ब्लैक कर दिया। क्या ये लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? तो मैंने कहा ये बार बार नहीं लिखना है, सिग्मा और ये बस यही तो हटाया है। उसके बाद तो काम की चीज छाटना सीखो। उसके बाद इसके लिए लिखूंगा तो ये पूरे की एमिसिविटी ए ही है, ठीक है। और ये पावर है कितनी मुझे बताएंगे, सबकी वैल्यूज रख दीजिए, यू गॉट योर आंसर। क्या आएगा, 600 बाई 300 बराबर ए तो मेरे हिसाब से थ्रू आउट कट ही गया, यहां बचा ई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2e, ये भी कट गया, 2 बचा, 4e बराबर e प्लस 1। बाई चांस कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो चेक कर लेना, दैट्स ऑल। तो मैंने कंडक्शन रेडिएशन के मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि जो जो कॉन्सेप्ट आप ढंग से रिवाइज करके जाए वो करवा चुका हूं मैं। डन डन डन। थर्मल एक्सपांशन, एक्सपांशन, ठीक है, इलास्टिसिटी के साथ मिलेगा थर्मल एक्सपांशन के कुछ क्वेश्चंस हम बैक टू बैक उठाएंगे, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए और जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का मैं राज बताऊंगा, इस क्वेश्चन का राज क्या है।
और ये इस क्वेश्चन का मैं राज बताऊंगा, है ना। ये इसको पिक करने का कारण क्या, क्योंकि इस पे इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ना, वो यही 2-3 बार पंगे ले चुकी है अलग चैप्टर में। चलिए खेले। सवाल क्या है, अ लिक्विड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन दिस एंड बल्क मॉडुलस दिस इज फिल्ड इन स्पेरिकल टैंक ऑफ नेग्लिजिबल हीट एक्सपेंशन। जब मैं पढ़ रहा था तो ये नेग्लिजिबल हीट एक्सपेंशन मतलब स्पेयर एक्सपांड नहीं हो रहा, वैसे स्पेयर एक्सपांड हो रहा था तब भी कर लेते हम। अब बोलेंगे सर तब भी बता दूंगा, सवाल तो लल्लू है। ठीक है, इफ द रेडियस इज 25 सेंटीमीटर एंड वॉल थिकनेस इज 2 mm। ठीक है, स्पेयर मतलब वही प्लास्टिक की बॉल है, शेल है। ठीक है, एक शेल है, ये एक्सपांड नहीं हो रहा, लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो एक्सपांड हो रहा है। तो मुझे बताइए, ये तो डे टू डे लाइफ में होता ही है कि अगर लिक्विड एक्सपांड होगा तो ऑब्वियसली बात है स्पेयर को फोड़ भी सकता है। ठीक है, स्पेयर को बाहर की तरफ धक्का मारेगा। ठीक है, रेडियस आपको दे रखी है, इसकी मेन रेडियस है 25 सेंटीमीटर और थिकनेस है 2 mm, तो ऑब्वियसली बात है 25 सेंटीमीटर ही हो गई। Temperature of liquid is raised by 20 degree centigrade. Find the tensile stress produced in the wall of tank. तो that is now elasticity, thermal expansion दोनों का कॉम्बो है। ठीक है, जो थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, तो होगा क्या, जब ये बॉल है, आपने अंदर पानी भर दिया, अब गर्म कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली बात है एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है, स्पेयर एक्सपांड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये एक्सपांड हो नहीं पा रहा, तो अब थर्मल स्ट्रेस आएगा। अच्छा, थर्मल स्ट्रेस कब आता है, ये मेरे हिसाब से आपको आइडिया ही है। अगर मान लीजिए एक रॉड है, इसको आप अगर हीट अप करें, स्मूथ सरफेस पर रखी हुई आप इसे हीट अप करें तो वो एक्सपांड होती है। इसकी पुरानी लेंथ एल है, तो एक्सपांड होने के बाद में एल 1 + अल्फा डेल्टा टी हो जाती है। तो क्या इसमें स्ट्रेन आता है, क्या इसमें स्ट्रेन आता है? अब ये मत पूछना स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ना ना बताऊंगा। ठीक है, ये लेंथ एल है। ठीक है, और अगर मैंने इसे हीटअप किया तो इसका टेम्परेचर आएगा L1 + अल्फा, सॉरी इसकी नई लेंथ आएगी L1 + अल्फा डेल्टा टी। क्या इसमें स्ट्रेन आया? नहीं स्ट्रेन आया। स्ट्रेन तब आता है जब कोई अपनी इच्छा से लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसे ना बढ़ाने दिया जाए, तब स्ट्रेन आता है। तो ये थर्मल एक्सपांशन में जो एक मिथ होता है कि अगर कोई अपनी लेंथ बढ़ा रहा है और आप उसे बढ़ाने दे रहे हो तो कोई किस बात का स्ट्रेस? आप पैसा खर्च करना चाह रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है, तो आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस ही नहीं है। स्ट्रेस तब आता है जब आपको बाहर घूमने जाना है, पार्टी करने जाना है, 1000 रुपए खर्च करने हैं और 300 रुपए है, तब स्ट्रेस आएगा। बाहर 1000 रुपए खर्च करना है, 30,000 रुपए है, तो काहे बात का स्ट्रेस? पैसों का तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो अगर ये लेंथ एक्सपांड करता है तो स्ट्रेस नहीं होता। हाँ, दोनों तरफ वॉल लगा देते हैं तो स्ट्रेस आता है। दोनों तरफ अगर वॉल लगा देते हैं तो स्ट्रेस आता है। ठीक है, तब स्ट्रेस आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको लेंथ बढ़ने नहीं दिया। तो वही काम यहां भी हुआ है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहां यूज हुआ है। ये स्पेयर एक्सपांड नहीं कर रहा, लेकिन अंदर का लिक्विड कह रहा है मुझे एक्सपांड होना है, तुम होने क्यों नहीं दे रहे? इज इट क्लियर? तो इसको कितना एक्स्ट्रा एक्सपांड होना है, मेरे हिसाब से आपको सबको पता है। एक तो L इजिकल टू L0 1 + अल्फा डेल्टा टी। L इजिकल टू L0 1 + अल्फा डेल्टा टी। हाँ जी, ठीक है। या डेल एल बाई एल इजिकल टू, इसको एल ही लिख देते हैं, तो ये होता है अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, या डेल एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। आप इसे एल नॉट लिख दो भले, कोई दिक्कत नहीं है, एल नॉट, दैट्स ऑल। क्लियर? हाँ के ना? पक्की बात? ठीक है, ये रहा, दिस एक ही फॉर्मेट है। ठीक है, ये सेम वॉल्यूम में लगेगा, सेम एरिया में लगेगा। जब एरिया में लगाते हो तो बीटा आ जाता है, जब वॉल्यूम में लगाते हो तो गामा आ जाता है। अभी यहाँ इसका कितना वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था जो नहीं बढ़ पाया, तो वॉल्यूम स्ट्रेन कितना है मुझे बताइए, डेल वी बाई वी कितना है? वो है आपका गामा डेल्टा टी, इसकी तरह लिखा है अल्फा डेल्टा टी। तो वॉल्यूम स्ट्रेस इतना है क्योंकि इसको अपना वॉल्यूम बढ़ाना था, आपने बढ़ाने ही नहीं दिया, तो इसके पास ये है गामा डेल्टा टी। ठीक है, ये है वॉल्यूम स्ट्रेन। मुझे स्ट्रेस चाहिए, स्ट्रेस
तो स्ट्रेस क्या आएगा? स्ट्रेस का मतलब होगा चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम स्ट्रेस की बात हो रही है, चेंज इन प्रेशर, वो आ जाएगा आपका बल्क मॉडुलस इंटू डेल वी बाई वी। तो कितना आ गया बताइए? ये आ गया बीटा गामा डेल्टा टी। क्या मेरी बात क्लियर है? ये इलास्टिसिटी यूज हो गई यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन के साथ भी। इतना वॉल्यूम इसको बढ़ाना था, आपने नहीं बढ़ाने दिया तो थर्मल स्ट्रेन है। स्ट्रेन को आपने बल्क मॉडुलस से मल्टीप्लाई किया तो थर्मल स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस का मतलब होता है कितना प्रेशर चेंज हुआ, स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया। ये रहा। अब ये जो प्रेशर आया है, ये जो प्रेशर आया है, अगर मैं इसके हाफ पार्ट का एफबीडी बनाऊं, यही अब गेम चालू होगा। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट कई जगह आ चुका है, ये कॉन्सेप्ट सो बबल में यूज होता है, ये सेम वही है। ठीक है, अंदर से एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है डेल पी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर। ये फोर्स क्या, मुझे बताइए, ये प्रेशर हर जगह सेम जनरेट होगा? अच्छा, लिक्विड हर जगह धक्का मारेगा टेम्परेचर बढ़ाने के कारण, तो हर जगह से एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। ऐसा थोड़ी होगा ग्रेविटी कारण सिर्फ नीचे एक्सपांड करेगा। एक्सपांड तो हर जगह होगा। किचन में जाके देखो, दूध को गर्म करोगे तो नीचे एक्सपांड होने की जगह नहीं है, तो ऊपर एक्सपांड करता है। ऐसा थोड़ी है कि उस वेसल में छेद करके नीचे निकल जाता है, ऊपर की तरफ आता है ना दूध। तो ये तो हर जगह एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, तो हर जगह फोर्स लगाएगा, तो हर जगह प्रेशर सेम है। अगर हर जगह प्रेशर सेम है, अगर प्रेशर हर जगह यूनिफॉर्म है, तो किसी भी सरफेस पे उस प्रेशर का फोर्स होता है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड एरिया। प्रेशर मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड एरिया। तो मैंने एक हाफ हाफ स्पेयर का एफबीडी बनाया है, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर, तो डेल पी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फोर्स इधर लगेगा। इस फोर्स को काउंटर कैसे करेगा? इस फोर्स को काउंटर करेगा दूसरा बंदा, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इधर। यही चीज जो अंदर पैदा हो रही है, ये स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, मैं इस पेन को जब ऐसे रखता हूं, तो ये पेन का ये वाला हिस्सा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से सबको पता है, ये पेन का हिस्सा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। जब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ का जो हिस्सा, यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, ये कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो अब मेरी बात समझ में आई होगी, अच्छे से आई होगी। ठीक है, यहां टेंसाइल स्ट्रेस में मान लेता हूं सिग्मा है। सिग्मा स्ट्रेस कितना है? टेंसाइल स्ट्रेस मतलब, ये स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? आप बोलते हैं ना सर बहुत स्ट्रेस हो रहा है, सर बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम का स्ट्रेस बहुत हो रहा है, तो भैया उसका रिजल्ट भी तो बहुत कुछ देता है। डर के आगे जीत है। अगर उसमें स्ट्रेस नहीं लग रहा होता जेई के पेपर में, तो जेई की इतनी वैल्यू भी नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ आईआईटी की औकात है, बहुत है, लेकिन आईआईटी की जो सबसे बड़ी औकात है, जो चीज सबसे बड़ी औकात बनाती है उसकी, वो है जेई। जेई उसकी सबसे बड़ी औकात है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाम है जेई का। आईआईटी कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जेई इतना टफ पेपर है, प्लस रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। लगभग 100 में से एक बच्चा सेलेक्ट हो पाता है। तो जब वो सेलेक्ट हो जाता है, तो पूरी दुनिया भर की कंपनियों को ये यकीन होता है कि भाई साहब ये टैलेंटेड है, इसे दबाव झेलना आता है, स्ट्रेस झेलना आता है। ये प्रूव हो जाता है। इसलिए तो आईआईटी की सबसे बड़ी ताकत उसकी जेई एग्जाम, ये जो एग्जाम है ये है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को लगता है 2 और 2 4 पूछ ले भाई साहब। ठीक है, तो फिर आईआईटी की उस दिन औकात खत्म हो जाएगी। जिस दिन 15 लाख बच्चों के लिए आईआईटी हो जाएगी ना, औकात खत्म हो जाएगी। फिर औकात ये बनेगी कि ये टॉप आईआईटी, यहाँ पे सबसे अच्छे बच्चे पहुंचते हैं, क्योंकि वो बच्चे प्रेशर में झेल के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस का मतलब होता है जो आप स्ट्रेस लेते हो वो नहीं, यहाँ होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैंने यहाँ स्ट्रेस मान लिया सिग्मा। तो ये पार्ट, इस पार्ट पर स्ट्रेस के कारण कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, इसके कारण जो एक्स्ट्रा फोर्स आया है वो लगेगा सिग्मा इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। सिग्मा इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? वो बड़ी प्यारी चीज है, जो आप देखिए ये रहा, ये जो है ये इसकी थिकनेस देने का कारण यही था। इस रिंग एलिमेंट का एरिया लिखना है आपको, डॉट से डॉट जोड़िए। ठीक है, ये आएगा सिग्मा, अच्छा सिग्मा यहाँ है टेंसाइल स्ट्रेस इंटू एरिया, वो है 2 पाई आर इंटू थिकनेस इन्होंने दी थी, तो मैं टी मान लेता हूँ थिकनेस को, ये रहा, दैट्स ऑल। प्लास्टिक की बॉल को काट के देखना, एक एक सर्कल नजर आएगा, उस सर्कल का मेरे को क्रॉस सेक्शन एरिया देखना है, तो 2 पाई आर इंटू थिकनेस, जो आप डेस्क में रिंग एलिमेंट लेते हो 2 पाई एक्स डी एक्स, ये वही है, दैट्स ऑल। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आंसर है, फिनिश। ठीक है, अच्छा यहाँ, अच्छा ये रहा फोर्स, तो मैं इसको बराबर कर रहा हूँ,
डेल पी, ये फोर्स कितना था मेरा, डेल पी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब डेल पी की वैल्यू रख दीजिए, गामा डेल्टा टी अब जो पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। मैं अगले पेज पे चला जाता हूं, इसी पे इसी को कॉपी कर लेता हूं। क्लियर है मेरी बात, पक्का 100%? ठीक है, क्या आएगा, मुझे सिग्मा बताना है, सिग्मा। तो क्या, टू पाई पाई गया, पाई पाई गया, बीटा बचा, गामा बचा, डेल्टा टी बचा, उसको तो कोई नहीं काट पा रहा, पाई कट गया, एक आर बच गया शायद, है ना, एक आर बच गया, डिवाइडेड बाई सिग्मा एज इट इज है 2, 2 आया और टी आया, ये आया आंसर है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है, कितना आएगा, चलो कैलकुलेट कर लो। अरे यार, फिर वही कैलकुलेशन, देखो कॉन्सेप्ट समझाते वक्त तो बड़ा मजा सा आता है, कैलकुलेशन में तो मैं हमेशा क्लास में बोल देता हूँ कर लो यार बच्चों। बच्चे कहते हैं सर आईआईटी में भी तो कैलकुलेशन आती है, तो एग्जाम तुम्हें देना है, मेरे को कॉन्सेप्ट सिखाना है। ठीक है, चलो करते हैं यार, आओ। ठीक है, क्लास में मुझे कोई इश्यू नहीं होता, क्लास में तो मैं बहुत तेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एरर होगी तो बच्चा बता देगा। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है 200 इंटू 10⁻⁻6, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड 20 डिग्री, रेडियस 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2t, 2 mm है तो 2 इंटू 10⁻⁻3, कैलकुलेशन सिग्मा। अच्छा ये पिछले पेज से बोरो किया है, ठीक है, ये रहा, है ना, ये पिछले पेज से बोरो किया है, बस इतना सही रख देता हूँ। अरे ये तो ये बाकी पूरा पिछले पेज पे लिखा हुआ है सब। ठीक है, क्या आएगा बताइए, करो कैलकुलेशन भैया। 10⁻⁻6, 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 और ये पॉइंट हटा दिया, 10⁻9 गया, तो 12 इंटू 200 इंटू ये 25 500 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻3, है ना, यही है, सब सही है यहाँ तक। 10⁻⁻6 और 10⁻⁻2, टक 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 टक। ठीक है, क्या आ रहा है मुझे बताइए, इसको काट दीजिए 3, ठीक है 3, और उन्होंने मेगा पास्कल में पूछा है, तो एक काम करता है 10⁻6 हटा ही देता हूँ, तो इसके 2 जीरो हटा देता हूँ, इसका 1 जीरो हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसके 2 जीरो हटाए, इसका 1 जीरो हटाया, तो 10⁻6 तो यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 300, तो 300 मेगा पास्कल इज आंसर। चेक कर लीजिए फटाक से, तो ये आ गया आपका 300 मेगा पास्कल। कैलकुलेशन में खुद एक बार दोबारा ही देख लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन कई बार रायता फैल जाता है। मेरे को तो ठीक लग रही है, बाकी चेक कर लीजिएगा। 300 मेगा पास्कल, डन, क्लियर। चलो ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ। हाँ कॉन्सेप्ट वाइज सब बढ़िया है, सब चंगा सी। ठीक है, ये 3 यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अभी जब कैलकुलेशन देख रहा था तो मुझे लगा कि 3, ठीक है, अब तो ऐसे कर दो 4 12, मुझे लगा ये 3 यहाँ चला गया टी के साथ, डन, पक्का। चलिए आइए अगला सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है, ये एक्सपांशन का ही है, थर्मल एक्सपांशन का ही है, प्लस इलास्टिसिटी वगैरह इसमें, नहीं इलास्टिसिटी मिक्स नहीं है, सेंटर ऑफ मास मिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा मैं पहले हट जाता हूँ, आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए। एक और डाउट था जो कमेंट पे आया था, मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। बच्चे ने कहा था कि सर वरुण बैच से करूँ या यहाँ से करूँ। बेटा जहां से आप कर पा रहे हो वहां से कीजिए। अगर आपने वरुण बैच स्टार्टिंग से, वरुण बैच बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, ठीक है, तो उसमें एक लंबा चौड़ा टाइम था जब अपना मेरा जेई मेंस वाला मंजिल कमबैक चल रही थी, तब वरुण बैच भी चल रहा था, तो एक बहुत लंबा टाइम था, मतलब जेई मेंस 1 के बाद ट्रेन रवाना हो गई थी एडवांस के लिए, है ना। भाई हर बच्चे को की रिक्वायरमेंट अलग हो लेते हैं, तो हर बच्चे के लिए चीज़ें डिज़ाइन होती है, ठीक है, सबकी मदद की जा रही है, तो उसकी ट्रेन पहले ही रवाना हो चुकी है।
तो आप वहां अगर कर पा रहे कंफर्टेबल तो यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से सिर्फ क्वेश्चंस करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड है बेटा, वो आप पे डिपेंड है, वो आप जैसा करना चाहें, जहां आपको लग रहा है। ये टारगेट किया गया था कि जेई मेंस के बाद जिनके परसेंटाइल अच्छे आ गए, उनको लग रहा है कि अब एडवांस की तैयारी की जाए, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। वरुण बैच बहुत पहले चालू हो चुका है, वहां भी बहुत शानदार तरीके से चीजें चल रही है, तो वहां भी कर सकते हैं जहां आप कंफर्टेबल हो यार। हाँ, आप अगर एक महीना ये लगा दोगे कि मेरे को ये करना है या वो करना है, तो फिर तो आपका बेड़ा गर्क होगा, बेड़ा पार नहीं होगा, बेड़ा गर्क होगा। ठीक है, क्योंकि एक महीने तो हम डिसाइड ही कर लेंगे क्या करना है, जहां से चीजें मिल रही है करो। चलिए सवाल पढ़िए। टू separate thin rods of mass m and 2m are kept on a smooth horizontal surface such that they are just touching each other. बहुत बढ़िया। If the length of rods are L and 2L and coefficient of linear expansion are 2 alpha and alpha, ठीक है, ये मेरे जैसे कुछ लोगों के लिए एकदम नाइटमेयर है ना। मेरे से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होती, मेरे से गलतियां होती है बस यही। उन्होंने पता एम टू एम ये वो, लेंथ इसकी एल, इसकी 2L, तो हालांकि मैंने समय के साथ ये चीजें सीख ली के सही से लिखना होता है, और ये 2 अल्फा और ये अल्फा मैंने अपने अपने तरीके निकाले। हर किसी की कमजोरी होती है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी कमजोरी है। तो एम एल 2 अल्फा ये रहा, ठीक है, मैंने लिख दिया जानबूझ के। ठीक है, क्लियर। अब उन्होंने क्या बोला है सुनिए, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि यहाँ मैं कुछ और लिख पाऊँ। एम एल 2 अल्फा और यहाँ 2M 2L और अल्फा। मैं वापस एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मैंने सही लिखा नहीं लिखा, क्योंकि मैं उसके बाद इसी डेटा भरोसा करूंगा। एम है, एल है और 2 अल्फा है, ठीक है, और 2M है, 2L है और अल्फा है, ठीक है, सही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हेन बोथ आर हीटेड सच दैट टेम्परेचर राइजेस बाय डेल्टा टी। टेम्परेचर बड़ा है, थर्मल एक्सपांशन है, और इस बार फ्री एक्सपांशन। अच्छा, इस बार थर्मल स्ट्रेन पता है कितना है? थर्मल स्ट्रेन नहीं है, नहीं है स्ट्रेन भैया। आपने इन्हें अगर, अच्छा इस सवाल में मैं पूछता, इजी सवाल पूछना है, थर्मल स्ट्रेन बताओ, जीरो। थर्मल स्ट्रेस पिछले क्वेश्चन में था, और वॉल्यूम स्ट्रेस लिया था। इस बार हम लीनियर खेल रहे हैं, जीरो है, क्योंकि ये रॉड अपनी लेंथ बढ़ा रही है, आप इसे बढ़ाने दे रहे हो। भैया बढ़ो आराम से, मजे से, खूब बढ़ो, खूब फॉलो बोलो, है ना। तो इसमें थर्मल स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो वो तो इजी हो गया। चलो इजी पीजी क्वेश्चन खत्म। आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा पहले ये बताइए। फिजिक्स में पेन चलने से पहले दिमाग चल जाता है तो फिजिक्स आधी सॉल्व हो जाती है। फिजिक्स में पेन चलने से पहले दिमाग चल गया तो फिजिक्स आधी सॉल्व हो जाती है, तो वही बात हो रही है। बताइए, बताओ 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 बताओ। हाँ जी, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या है? नो एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह ही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट UM रिमेन एट सेम प्लेस, या सेम पॉइंट कह लीजिए, दैट्स ऑल। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। रॉड्स जॉइंट इधर उधर हो सकता है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हटेगा। एक्सटर्नल फोर्स है का, आपने तो इसे हीटअप किया है, हीटअप किया है, तो ये दोनों अपनी इच्छा से अपनी लेंथ बढ़ा रही है। इंटरनल फोर्सेस है, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस हैं, तो सेंटर ऑफ मास क्यों कुछ खिसकेगा? अच्छा, ना इसके पास वेलोसिटी है, ना इसके पास एक्सटर्नल फोर्स है, तो सेंटर ऑफ मास क्यों ही चलेगा? सेंटर ऑफ मास एक्सटर्नल फोर्स लगे या इनिशियल कुछ वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास की, तब चलता है ना, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो सेंटर ऑफ मास पहले इसका निकालिए। सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा, मैं काम करता हूं, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन मान लिया, बहुत सा सिंपल सा। अच्छा, मैंने कहा ना, देखिए आप इसमें बिना सोचे समझे पेन चलाने लग जाएंगे, बैंड बच जाएगी, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी होगी, इसीलिए मैंने डेटा ऊपर लिख दिया। देखो मेरी वीकनेस है डेटा पिक करना, कई बार मैं इसको 2L कर देता हूँ वगैरह वगैरह, तो मैंने मेरी वीकनेस को मैं ध्यान रखता हूँ, आप भी अपनी वीकनेसेस को ऐसे ध्यान रखिए। मुझे पता है कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक नहीं होगी, मुझे पता है कि ऐसे होता है, तो इसलिए मैंने डेटा ऊपर लिखा हुआ है, आप भी ऐसे ही ध्यान रखिए। इसकी लेंथ L, इसका मास है M, इसका मास है 2M, ठीक है। अल्फा की अभी जरूरत नहीं है मुझे। सेंटर मास कहाँ होगा सिस्टम का? मेरे हिसाब से ये 2M है ना, इस तरफ कहीं होगा, यहाँ, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ। और ये सेंटर मास अपनी जगह नहीं बदलेगा, ये सेंटर मास अपनी जगह नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अल्फा किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है ना,
तो मान लेता हूं कि रॉड ये पॉइंट इधर एक्सपांड कर गया। अच्छा मुझे नहीं पता किधर एक्सपांड करेगा, मैं किधर भी मान लेता हूं, एक जस्ट एक रफ गैस कर रहा हूं मैं तो। ये ठीक है, ये मेरा जॉइंट है, ये दूसरी रॉड है। चलो डायग्राम ही चेंज कर देता हूँ, कलर। क्या मेरी बात क्लियर है? ये रॉड है, ये जॉइंट मान लीजिए पीछे कितना खिसक गया, एक्स। दैट्स ऑल। अगर आप इसे सावधानी से, इस क्वेश्चन को बहुत पेशेंसली करेंगे, क्वेश्चन खत्म है। पेशेंस से करना है बस, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। एक्स डन, और ये रहा सब मेरे हिसाब से, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जहां भी था, ये सीओएम है। कलर चेंज करता जा रहा हूं ताकि आपको डायग्राम में डाउट ना आए। ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा, यही कॉन्सेप्ट है, दैट्स ऑल। मतलब सीधा सा है, सेंटर ऑफ मास की पहले पोजीशन और सेंटर ऑफ मास की बाद में पोजीशन, दोनों को बराबर कर दीजिए, कॉन्सेप्ट यही है, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म है। तो सेंटर मास, अच्छा इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं क्योंकि जॉइंट से क्वेश्चन करना आसान होगा। आप सेंटर मास को भी मान सकते हैं, इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं। तो सेंटर मास से, सेंटर मास की पहले पोजीशन लिख दीजिए, बाद में लिख दीजिए। पहले लिखूं तो सेंटर मास की पोजीशन निकालनी आती है। सेंटर मास की पहले पोजीशन कितनी होगी, 2m इंटू एल। अच्छा उसका सेंटर मास एल, माइनस, क्योंकि पीछे की तरफ है, माइनस एम एल बाई 2 डिवाइड बाई टोटल मास 3m। अच्छा ये माइनस इसलिए किया क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव है यार बेटा, माइनस एल बाई 2 लिख दो यहाँ भले ही, ठीक है, बराबर बराबर। अब देखिए मैंने मान लिया कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है वो कितना खिसक गया। पेशेंस का काम है बस इस क्वेश्चन में, पेशेंस का। ये जो पॉइंट है ये एक्स पीछे खिसक गया, ये दोनों रॉड, ये जो है, ये जो जॉइंट है वो एक्स पीछे खिसक गया, डन। इसकी नई लेंथ कितनी है इस रॉड की, इस रॉड की नई लेंथ कितनी है मुझे बताओ। इस रॉड की नई लेंथ है, इसकी लेंथ है एल, 1 प्लस और अल्फा है 2 अल्फा, 2 अल्फा डेल्टा टी। क्या सही है? रॉड यूनिफॉर्मली एक्सपांड होगी, हम मान के चल रहे हैं, पूरी रॉड एक जैसी है, यूनिफॉर्मली एक्सपांड होगी। इसका सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ से इसका सेंटर आएगा एल बाई 2, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, हाँ के ना, जॉइंट से। अच्छा रॉड की नई लेंथ 10 के बजाय 12 सेंटीमीटर हुई, तो सेंटर मास 6 सेंटीमीटर पे आ गया ना, बीचों बीच ही तो होगा, यहाँ से आधी लेंथ। ऐसे इस पर आओ, ऐसे इस पर आओ, इसकी नई लेंथ कितनी होगी, इसकी नई लेंथ जॉइंट से यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ थी 2l, 2l 1 प्लस अल्फा है अल्फा, अल्फा डेल्टा टी। तो आधी कितनी होगी, आधी, आधी। इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर होगा यहाँ से, कितना होगा यार, यहाँ से जॉइंट से कितना होगा इसका आधा, L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब बस कोऑर्डिनेट लिखने हैं, खत्म बात। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से मास बढ़ जाएगा? अरे भैया बताओ, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से मास बढ़ जाएगा? नहीं। तो 2m वाले का मास तो 2m ही रहेगा, 2m इंटू ओरिजिन मेरा ये है, इससे लिखो तो देखो इस पॉइंट से दूरी कितनी है, इस पॉइंट से दूरी है L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहां से L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी दूरी है, ये x माना है, तो इस लाइन से तो L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी माइनस एक्स आ गई, हाँ के ना, एकदम बेसिक से है क्वेश्चन। आप जे एडवांस के क्वेश्चंस आप देखेंगे बहुत बेसिक्स होते हैं, और अगर आपको सॉल्यूशन पता होता है तो आप कहते हो बहुत हलवा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नहीं पता होता तब लगता है हलवा नहीं है। अब जैसे मैंने ये बताया सेंटर मास वही रहेगा, ये डायग्राम बना दिया, मैं बता रहा हूँ अगर 100% जनता जिससे, मतलब मान लो 80% जनता जिससे क्वेश्चन नहीं हो रहा था खुद से, या 90% जनता जिससे खुद क्वेश्चन नहीं हो रहा था, वीडियो देख रहे थे, मान लो नहीं हो रहा था, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये डायग्राम बना रहा हूँ, उन 90% में मैक्सिमम जनता से खुद हो जाएगा। तो यही तो फिजिक्स में आपको करना है, पहले क्वेश्चन को आराम से समझो, जोश जोश में फिजिक्स नहीं होती। फिजिक्स आपको हमने कहा कि बर्ज खलीफा बनाओ, आपने कहा कूद कूद के बनाएंगे, कूद कूद के बनाएंगे, फेंको उधर सीमेंट, उधर ईंट फेंको। अबे डिजाइन करनी पड़ती है, कभी उसकी डॉक्यूमेंट्री पढ़ना, कितना प्रिसाइज काम हुआ है, नीचे रेत की स्टडी हुई है, मटेरियल की स्टडी हुई है। भैया 100 मंजिल की बिल्डिंग है, कहीं थोड़ा सा भी 1-2 इंच नीचे उधर हुआ गया, वहां से चलने वाली हवाओं की स्टडी हुई है। इंजीनियर हो बे, टॉप कॉलेज में जाने वाले हो, और इवन डॉक्टर भी यार, डॉक्टर भी कूद कूद के ऑपरेशन कर रहे हैं, कूद कूद के, तो कूद कूद के पढ़ा। अबे पेशेंसली कूद कूद के ऑपरेशन कर रहा है, खच खच खच, हो जा सही, हो जा सही, हो जा। अबे यार डॉक्टर है वो, सर्जन है, प्यार से काटेगा उस, है ना,
वो प्यार से ऑपरेशन करेगा, उस बात की कीमत है। ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो कूद कूद के दवाई दे रहा है, बेटा मुंह खोल, ये ले, ये एक और दवाई। बच्चों को लगता है कई बार तो जो जितने भी सही टाइप के बच्चे होते हैं ना, वो एंटरटेनमेंट होता है, वो भविष्य में क्या बनने वाला है उनको क्लियर है, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनना ही नहीं है, उनका क्लियर है माइंड, क्या भैया हमें वही बनना है, चलिए आइए। तो कई बार बच्चों को लगता है कि सर कूद के नहीं पढ़ाया यार, मजा नहीं आया, पता नहीं क्या चाहते हैं, मुझे पता नहीं है। ठीक है, चलिए, जो सभ्य जनता होती है ना, जो पहुंचने वाले होते हैं, उनको सब क्लियर होता है कि हाँ मुझे ज्ञान मिल रहा है, लेना है, दैट्स ऑल। ये रहा -m, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट पीछे है, क्या आएगा मुझे बताइए, L/2, अच्छा यहां से दूरी ये रहा +x, L/2 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी +x, क्या मेरी बात क्लियर है, और डिवाइडेड बाय 3m, ये 3m तो मेरे हिसाब से ऐसी फॉर्मेलिटी है, कट जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, आंसर है खत्म। ठीक है, क्या आएगा, 3m गया, 3ml मुझे लग रहा है 3ml इधर भी है, -m/L/2 m/L/2 इधर भी है, तो इधर बचा सिर्फ 0, कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ, 2m भी हटा दो, m हटा ही दो ना यार, क्या क्या अंदर बचा, ट्वाइस ऑफ l तो गया, अल्फा डेल्टा टी -x, है ना। अच्छा कैलकुलेशन थोड़ी सी, मेरी आदत है वैसे फास्ट करने की, अभी तो थोड़ा फिर भी रुक के कर रहा हूँ। यहाँ क्या बचेगा मुझे बताएंगे, m गया तो अंदर बचा, L/2 भी गया था, तो यहाँ भी अगर मैं डिवाइड कर दूं तो अल्फा डेल्टा टी लेंथ खा गया, यही करता हूं मैं जल्दबाजी में, तो थोड़ा स्लो मोशन में कर देता हूँ, 2l अल्फा डेल्टा टी बचा -2x बचा, ठीक है, माइनस m तो हटा ही दिया था मैंने, l, तो l अल्फा डेल्टा टी बचा और -x बचा, ठीक है। चलिए क्या बचा मुझे बताइए, यहां से l 2l -l गया, तो l अल्फा डेल्टा टी, और ये उधर ले गया तो 3x, तो बाई 3, दैट्स ऑल। पॉजिटिव आया है, मतलब मैंने इसे पीछे डिस्प्लेसमेंट माना था, सही है। कई बार वैसे ठीक है हमें दिख जाता है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ मैथ पे भरोसा करो, आप तो इसको आगे मान लेते जॉइंट को तो भी हो जाता। कॉन्सेप्ट क्या लगा, इंपॉर्टेंट क्या था, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहेगा, और दूसरा रॉड की जो भी नई लेंथ होगी उसके बीचों बीच सेंटर ऑफ मास होगा। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन लिखी, सेंटर ऑफ मास की फाइनल पोजीशन लिखी, और मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, एंड आई गॉट माय आंसर कि कितनी ये चीज किसकी। मेरे हिसाब से बहुत सिंपलिसिटी से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया मैंने। डन, एक क्वेश्चन और लेंगे हम, ठीक है, जब कंडक्शन रेडिएशन के हो चुके हैं तो इसका भी एक क्वेश्चन और जरूर बनता है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक डोज हो, उसके बाद मतलब तो ताकि उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। क्लियर है क्या, सुनिए, टू लिक्विड, आसान क्वेश्चन है ये, आसान है, ठीक है, आप पढ़ लीजिए, मैं हट जाता हूँ साइड में। ये पानी की बोतल, पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से। वैसे तो मैंने आपको बोल ही रखा है वीडियो पॉज कर लो, लाइव क्लास होती तो फिर तो लाइवली रुकता मैं, अभी वीडियो पॉज करके आप चाहो जब चाहे एमएसटी सर को रोक सकते हो, भाई तो रुक जा, ठीक है। अब चलो, टू लिक्विड हैविंग कोफिशिएंट, एक का है गामा 1 और एक का है गामा 2, ठीक है, आर फिल्ड इन ए लार्ज कंटेनर, ठीक है, दे रखा है, और इसमें हाइट h1 है, h2 है, और आपको बोला गया है कि कंटेनर है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा सी, कंटेनर भी एक्सपांड हो रहा है, कंटेनर भी एक्सपांड हो रहा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ कंटेनर फॉर विच द एम्प्टी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है,
ठीक है। देखिए जब आपको कंटेनर भी इस बार एक्सपांड हो रहा है, दोनों लिक्विड भी एक्सपांड हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो आउटर वॉल्यूम है, जो ये एम्प्टी वॉल्यूम है, खाली वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। और ये कुछ भी कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि भाई इसकी हाइट कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। मैंने कहा क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, अंदर का आत्मा तो वही रहेगी, सोल तो वही रहने वाली है। क्लियर। उन्होंने कहा कि ये वॉल्यूम, मान लेता हूं मैं इस वॉल्यूम को, इसके वॉल्यूम को V1, इसके वॉल्यूम को V2, पूरे वेसल के वॉल्यूम को V, तो इसको वी एम टी, वी लिख दूं, वी एम टी। ये कह रहे हैं वी एम टी, अरे ई फॉर एम टी, कुछ भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। और टोटल हाइट वेसल की मैं h मान लेता हूँ इनिशियली, ये सब इनिशियल मानिए h। टोटल वॉल्यूम है मेरा v, टोटल वॉल्यूम है मेरा v। ठीक है, थैंक यू। तो टोटल वॉल्यूम है मेरा v, और वी ई है मेरा वी एम टी। मुझे वी एम टी कॉन्स्टेंट रखना है। तो वी एम टी होगा क्या मुझे बताओ, सिंपल सा लॉजिक लगाओ। वी एम टी होगा क्या मुझे बताओ। वी एम टी होगा मेरा v माइनस V1 माइनस V2। पक्का, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के प्रोफाइल के शक्ल बदल बदल के आते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट वही होता है जेई में, शक्ल बदलती रहती है। यही होगा, अरे पूरे वॉल्यूम में से V1 V2 हटा दो, दैट्स ऑल, खत्म सवाल। ठीक है। अब इसको कांस्टेंट करना है, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। दिमाग चला लिया पेन चलाने से पहले। बच्चे बोले सर क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या बोले। अरे टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले का वॉल्यूम, बराबर ही तो करने हैं। वो हाइट बराबर करने को बोलते हैं, तो मैं हाइट भी बराबर कर लेता। मान लो वो ये कहते हैं कि ये एम्प्टी हाइट है एच ई, कि एच ई बराबर है, तो मैं एच ई लिखता पहले। एच ई कैसे लिखते हैं, एकदम एकदम बच्चों वाले तरीके से लिखते हैं। ये कैसे लिखते हैं, हाइट कैसे लिखते हैं, कि जो भी एम्प्टी वॉल्यूम है डिवाइड बाय एरिया, वी एम्प्टी डिवाइड बाय एरिया। तो मैं इसे क्या करता, इसे मैं कर देता जो भी, हाँ इसमें एरिया भी वेरिएबल हो जाता, तो क्वेश्चन ही चेंज। अगर वो एम्प्टी हाइट कांस्टेंट कर रहे होते तो अच्छा आप बोलेंगे सर एरिया, अरे थर्मल एक्सपांशन है सब बढ़ेगा, थर्मल एक्सपांशन है सब बढ़ेगा भैया। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है। थर्मल एक्सपांशन है सब बढ़ेगा भैया। ठीक है, क्लियर। अब इसमें खेलिए, दोनों लिख दीजिए, दैट्स ऑल, खत्म। अब बोले सर दोनों लिख दीजिए, हाँ कोई बहुत बवाल सवाल नहीं है, हो गया। अरे वॉल्यूम एम्प्टी, पहले जितना वेसल का वॉल्यूम था इसमें से ये, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत है। वेसल का वॉल्यूम है कितना, अच्छा वेसल का वॉल्यूम, अच्छा वेसल के लिए एक्सपांशन कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, अल्फा सी ना, तो वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट कितना होगा, वॉल्यूम। अच्छा यहाँ एरिया की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन होता तो थोड़ा ठीक हो जाता, और हो जाता। अभी हो जाता है ये वेसल का वॉल्यूम। अच्छा सबको पता है कि अल्फा से गामा कैसे लाता है, 3 टाइम्स। इसको क्या लिखोगे, V1+3 अल्फा सी डेल्टा टी, माइनस इसको क्या लिखोगे, इसको वॉल्यूम को लिखूंगा V1 1+गामा 1 डेल्टा टी। तो मेरे आपसे बहुत ही लल्लू सवाल हो गया, पूरी जगह आ जाए, थोड़ा इधर लिख देता हूँ। इसको लिखूंगा V1+3 अल्फा सी बोला है उसको, तो अल्फा सी डेल्टा टी, माइनस V1 1+गामा 1 डेल्टा टी, माइनस V2 1+गामा 2 डेल्टा टी, बराबर V-V1 - V2। क्या मेरी बात क्लियर है। V कट गया, V1 कट गया, V2 कट गया, हो गया सवाल यार। क्या बचा मुझे बताइए, 3 अल्फा सी V डेल्टा टी बराबर, उसको उधर ले जाओ, V1 गामा 1 डेल्टा टी, और डेल्टा टी काट ही दू ना, क्या 3 अल्फा सी V बराबर V1 गामा 1 प्लस V2 गामा 2, दैट्स ऑल। अब उन्होंने पूछा क्या, मैं तो सवाल ही भूल गया था। कंटेनर की हाइट पूछी, एच पूछा है, ठीक है। तो ये बन गया, सबकी वैल्यू रख दो यार। अब तो हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया था जैसे आपने कॉन्सेप्ट लगाया। हाँ अगर हाइट कांस्टेंट करने बोल दी जाती है, एम्प्टी हाइट, तो ये लगा देते हैं। क्या आएगा, 3 अल्फा सी, इसके वॉल्यूम को लिखो ए एच, इसके वॉल्यूम को लिखूंगा AH1। अच्छा हाइट AH1 गामा 1 प्लस AH2 गामा 2। यहाँ से क्या आया मुझे बताइए, H मेरा आ गया H1 गामा 1, क्योंकि A तो मेरे को लग रहा है कट गया, प्लस H2 गामा 2 डिवाइडेड बाय 3
अल्फा, खत्म। सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, डेटा दे रखा है, फिर वही मुश्किल घड़ी आ गई, थोड़ा सा हल फल करना पड़ेगा। ओह, 1.2 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। मैं काम कर रहा हूँ, ये एच भी सेंटीमीटर में आएगा तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा। प्लस 1.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ये भी 10 सेंटीमीटर। अबे दोनों ही 10 सेंटीमीटर दिए है तुमने, तो आसानी है फिर तो। 10 सेंटीमीटर ये रहा। 3 अल्फा लिखने का है। अल्फा किधर है यार, एक तो इतने बोर्ड के पास से डेटा नहीं दिखाई देता। 3 इंटू 10⁻⁻5 कैलकुलेशन कर लेने का कितना आएगा। 10⁻⁻4 कॉमन ले लो। 10⁻- तो 100 ऊपर, एक काम करो ना, 12 प्लस 15, 12 और 15 जोड़ो यार। अरे ये 10 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 10⁻4 10 उधर चला जाएगा। 12 और 15 कितने होते हैं? 27। 27 और एक 10 और बच जाएगा नीचे से आके 270। 270 बाई 3 90 सेंटीमीटर। अच्छा ये मीटर में नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही रखा है मैंने, सेंटीमीटर में ही रखा है। कैलकुलेशन एक बार देख लो पहले कंप्लीट। चलिए तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन क्लियर है। डन डन डन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन और ही बचा है, फिर तो थैंक यू आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, नॉर्मल एक्सपांशन। देखिए क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए ही हैं सारे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिलेबस से बाहर है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी रीच से बाहर है। और जैसे ये मैंने सॉल्व किया आपको लग भी रहा है आसान है, तो क्वेश्चन आसान ही होते हैं, समझना मुश्किल होता है बस उन्हें, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है? 3 रॉड एबीसी हैविंग आइडेंटिकल शेप एंड साइज, ठीक है। आइडेंटिकल शेप एंड साइज है मतलब लेंथ सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है इससे, ठीक है, और साइज भी सेम है, तो एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है। इतनी बात तो मैं पहले ही निकाल सकता हूँ। आर हिंज टुगेदर एट एंड टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑब्वियसली बात है लेंथ सेम है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। रॉड ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, कोफिशिएंट अल्फा 1 है, while material of rod C is alpha 2, alpha 1 alpha 2 दे रखे हैं। by how many Kelvin must be the system of rod be heated to increase the angle opposite of C by 0.01, ठीक है, डेल्टा थीटा 0.01। if your answer is this, आंसर क्या है? पाई डेल थीटा अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 √3 अपॉन 45 इंटू एन। एक जो था ये मेरे जैसे बंदे ने बनाया है, उसने कहा अल्फा 2 अल्फा 1 नहीं रखूंगा, वैल्यू भी नहीं रखी, डेल्टा थीटा की भी वैल्यू नहीं रखी। हाँ डेल्टा थीटा अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, बस इतना ध्यान रखना, तो वो पाई आ जाएगा। दिख ही रहा है, मैं तो वैल्यू भी नहीं चाहिए यार क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ एन, अच्छा क्वेश्चन समझ में आया। 3 रॉड्स हैं, 3 रॉड्स है, ठीक है। कई बार लोग ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये बनाने का समय नहीं है, क्वेश्चन समझने का समय है। ये रॉड ऐसे है, ये रहा 3 रॉड्स है, ठीक है, ऐसे जुड़ी हुई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए और बी का मटेरियल सेम है, सी का मटेरियल डिफरेंट है, हमने इसे हीट किया तो एंगल सी एक पर्टिकुलर डिग्री में दिया हुआ है, तो रेडियन में तो कन्वर्ट कर लेंगे, इतना बढ़ जाना चाहिए, शायद यही बोला इंक्रीज। तो आपको कितना केल्विन हीट करना पड़ेगा? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन अगेन, ये एक तीर से बहुत शिकार है। ये जेई जो होता है ना, छोटा चेंज, स्मॉल चेंज बहुत जगह पूछ चुकी है, प्रिज्मो में पूछ चुकी है, बहुत जगह पूछ चुकी है जेई, तो ये हमने यहाँ डाल दिया, बहुत सारी जगह बम्बार्ड कर चुकी है। आप ये मत देखिए इस टॉपिक में क्वेश्चन आया है, वो प्रिज्म में कर चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इतना वेरिएशन है तो इमर्जेंट एंगल में बताओ, और ये बहुत बार पंगे ले चुके हैं। आपको चीज़ों को इक्वेशन लिख के उन्हें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। फॉर स्मॉल चेंज dx डेल x होता है, बस ये कॉन्सेप्ट है, और वेरियस चैप्टर में जेई यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो अपन भी करेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ एन। अच्छा हिट भी दे रखा है, उन्होंने कहा है कॉस रूल यूज कर लो देन डिफरेंशिएट, ठीक है, हिंट दे रखा है, वरना हम करते यही, वो देते तो भी ठीक है, जैसे प्रिज्म वाले ऑप्टिक्स में नहीं दिया था उन्होंने, आगे भी जैसे कई क्वेश्चंस में दिया, कई क्वेश्चन में नहीं दिया, तो अपने को क्या लेना देना, अपन तो ठीक है। मैं फिर अगले पेज पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है इस पेज पे तो, क्योंकि इसकी मैथ्स गंदी है, तो ऑब्वियसली बात है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस रॉड की लेंथ है एल, इस रॉड की लेंथ है एल, इस रॉड की लेंथ है एल, अच्छा रॉड की लेंथ सबकी सेम है, ठीक है। ये सी रॉड है, इसका अल्फा 2 है,
इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 1 है, ये एंगल है थीटा। थीटा की ओरिजिनल वैल्यू लिख दो पहले। देखो हमेशा जब भी ये फ्रैक्शनल चेंज के क्वेश्चन करने जाते हो ना, क्वेश्चन एक होता है आप उसकी आत्मा पहचाना करो। तो आप इस मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, आप कोई बहुत चीज नहीं होती, मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। तो आप इसकी आत्मा को पहचानो। ये जब भी फ्रैक्शनल चेंज के क्वेश्चन आए, राइट फ्रॉम द काइनेमेटिक्स एंड टू द मॉडर्न फिजिक्स, जब भी ये फ्रैक्शनल चेंज के क्वेश्चन आए, आप एक चीज याद रखिए, जैसे आपने y बराबर सपोज कीजिए वाई स्क्वायर बराबर 3x³ को डिफरेंशिएट मारा। मैं अपनी बात को थोड़ा पहले समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है। आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट मारिए, 2y डेल y बराबर 9x² dx। अब 2y इसको लिख दीजिए डेल y, छोटा सा चेंज, और dy को हम सेम मानते हैं, ये हम फिजिक्स मानते हैं, 9x² डेल x। ये आपके एरर में भी काम आएगा। यहाँ आपको x में चेंज लिखना है, यहाँ आपको x की ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तो वो आप क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया करो। यहाँ आपको y में चेंज लिखना है, यहाँ y की आपको ओरिजिनल वैल्यू चाहिए होगी। तो इसलिए मैं लेंथ की, इन लेंथ्स की ओरिजिनल वैल्यू अगर दी होती तो मैं वो लिखता। अभी तो एल 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 है तीनों की। थीटा की ओरिजिनल वैल्यू लिखिए, डेल थीटा मुझे पता है, डेल थीटा कितना है 0, एक मिनट, कितना है 0.1 डिग्री। क्लियर, ओरिजिनल वैल्यूज लिख दिया करो। अब उन्होंने हमें हिंट दिया है, उन्होंने कहा ये सी साइड है ना, अच्छा ये सी है, ये सी है, तो एंगल सी तो यही होगा। अच्छा साइड के सामने वाला, ये एंगल को मुझे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कोसाइन रूल लगा, हम उन्हीं की बात मान लेते हैं। कोसाइन रूल तो मेरे हिसाब से आपको पता है, कॉस सी होता है a² + b² - c² अपन 2ab। तो उन्होंने जो लिखा है, उन्हीं के फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं ना, c² बराबर, ठीक है, यही a² + b², फिर मैं अपने हिसाब से लिखूं 2ab cos थीटा। वैसे होता क्या है सबको पता है, cos c बराबर होता है a² + b² - c² / 2ab। वो 2ab को इधर ले गए, थोड़ा इधर कर दिया, तो जिस फॉर्मेट में उन्होंने लिखा है मैंने भी उसी फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, चलो दोनों तरफ मारो डिफरेंशिएट, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएट। 2c, dc की जगह लिखूंगा डेल c बराबर 2a डेल a। दिखने में खूंखार सवाल लग रहा है लल्लू, फिर बोल रहा हूं, अभी मैंने लल्लू बोला और थोड़ा सा मजा आना शुरू होने वाला है। मैंने मिटाया क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव, इसमें तीनों वेरिएबल है, ए बी बी कॉस थीटा, तो थोड़ी जगह बनाइए, ए बी कॉस थीटा सब वेरिएबल है यार। तो इसमें पहले बी कॉस थीटा को एज इट इज रखो, ए का डेरिवेटिव करो, तो ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और डेल ए, प्लस ए कॉस थीटा को एज इट इज रखो और बी का डेरिवेटिव करो डेल बी, प्लस ए बी को एज इट इज रखो और कॉस थीटा का डेरिवेटिव करो माइनस साइन थीटा और डेल थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? 100%? क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, थोड़ा ये चीजें मिटा देता हूं, मिक्सअप ना कर दो। पक्का? अरे कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का और डेल थीटा तो लगेगा ही। दैट्स ऑल। अब सबकी वैल्यू पटक दो, सवाल खत्म है। ठीक है, सबकी वैल्यू रख दो, खत्म है सवाल। डेल थीटा दे रखा है। अच्छा डेल ए क्या है बता देता हूं, डेल ए, डेल बी, डेल सी, तीनों है एल, अरे नहीं तीनों नहीं, सॉरी सॉरी शक्तिमान, बराबर है एल अल्फा 1 डेल टी और डेल सी है एल अल्फा 2 डेल टी। मैंने आपको कहा था थर्मल एक्सपांशन मेरे लिए तो इतना ऐसा ही काम का है, एल बराबर एल नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी है, डेल एल बराबर होता है एल अल्फा डेल्टा टी। तो ये दोनों सेम है तो ये लिखूंगा, ये दोनों सेम है तो ये लिखूंगा, ये सॉरी सी अलग है तो ये लिखूंगा। दैट्स ऑल, सबको टिकाते जाओ। मेरे हिसाब से बी 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 सब कट गया। अच्छा सी और ए बी सी की लेंथ भी कितनी है, ए बी सी तीनों की लेंथ तो एल है। ठीक है, सारा डेटा मैंने कहा ये डेटा साइड में रखा करो ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो एग्जाम में। यहाँ एल रखूंगा, यहाँ एल रखूंगा, यहाँ भी एल रखूंगा, मैं काट रहा हूँ सब जगह। ठीक है, 2 2 2 भी काट रहा हूँ, फालतू की फपूंद नहीं चाह रहा। डेल सी की जगह क्या लिखूंगा, एल दिस बराबर, यहां में ए काट चुका था, 2 भी काट चुका था, इसकी जगह मैं लिखूंगा एल अल्फा 1 डेल्टा टी, इसकी जगह मैं रखूंगा एल अल्फा 1 ही आएगा इसमें भी, एल अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस 2 मैं काट चुका हूं, बी मैं काट चुका हूं, बी मैं काट चुका हूं, इसका बी जिंदा रहेगा। डेल ए, डेल ए क्या है, डेल ए है मेरा एल अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू कॉस 60 डिग्री, 60 ही तो है ना, तो कॉस 60 तो √3/2।
अरे डेल ए की वैल्यू लिखी है, प्लस ए मैं काट चुका था वहां से, डेल बी की वैल्यू रखी एल अल्फा 1 डेल्टा टी, और इसमें भी cos 60 ही आएगा, तो √3/2, तो ये भी सेम ही हुआ। इसकी वैल्यू रखो, यहां से एक काट दिया था, एक बचा है, माइनस में आएगा एल, और साइन थीटा, साइन 60 डिग्री। अच्छा ये देखो, यही कैलकुलेशन मिस्टेक होती है जल्दबाजी में। cos 60 की वैल्यू मैंने कितनी बोल दी, √3/2, और सोचो साइन 60 नहीं आता तो मेरे को पता भी नहीं चलता। हाँ जनरली क्या होता है, बच्चे बता देते हो सर cos 60 √3/2 लिख रहे हो, मैं ठीक है हो गया। तो साइन 60 नहीं आता तो ध्यान ही नहीं पड़ता, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, और डेल थीटा आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, तो अगर आप मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो बेटर है कि पाई बाई 180 इंटू डेल थीटा लिख दें। अब ये यूनिट कन्वर्जन है, डेल थीटा की वैल्यू नहीं रखी है, यूनिट कन्वर्जन है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली डैम श्योर यू हैव टू गो फॉर रेडियन। दैट्स ऑल, मेरे हिसाब से यहां से बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है, क्या आएगा मुझे बताएंगे, एक एल और सफा चट हो जाएगा, एल 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 सब जगह दिखाई दे रहा है, और डेल्टा टी नहीं सफा चट होगा, अल्फा डेल्टा टी यहां बचेगा, अल्फा 2 अल्फा 1 दो अल्फा 1 है, और यहाँ आधा अल्फा 1 है, यहाँ आधा अल्फा 1 है, तो ये आधा और आधा मिल गया, बन गया एक ही, तो ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ बचा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये बिल्कुल यहां तक आ गया मेरा, बराबर क्या बचा, एल तो काट चुका था मैं, एल काट चुका था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक मिनट रुको, हाँ सही है, √3π/360 इंटू डेल थीटा। कोई चीज रह गई क्या, कुछ बचा तो नहीं है, दैट्स ऑल। उन्होंने क्या पूछा है मुझे, हाउ मैनी केल्विन मस्ट बी सिस्टम, डेल्टा टी पूछा है, डेल्टा टी पूछा है, डेल्टा टी पूछा है, तो डेल्टा टी क्या आएगा मुझे बताएंगे, डेल्टा टी आएगा √3π, उनका आंसर किस किस टर्म में है, √3 अलग से है, पाई है, और डेल्टा थीटा है, तो डेल्टा थीटा यहाँ आ गया, ये पूरा टर्म ऊपर वाली टर्म मैच कर गई। नीचे क्या है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 ये भी मैच कर गया, और इंटू 360, और उनका था √3π डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू 45n, तो मेरे हिसाब से n कितना आ गया, 360 में 45 का डिवाइड कर दो, 90 और 8 इज द आंसर, खत्म। चेक कर लो क्या समझ आई मेरी बात कि नहीं आई, 100% पक्की बात। तो जिनको रियल में एडवांस करनी है, चाहे आप 96 परसेंटाइल पे हो, 97 परसेंटाइल पे हो, 98 परसेंटाइल पे हो, 99 परसेंटाइल पे हो, आप एडवांस लड़ने जा रहे हो, तो आप इंटरनेशनल मैच लड़ने जा रहे, इंटरनेशनल मैच में खेलने जा रहे हो, मैं आपसे कोई फालतू की बात नहीं करूंगा। बहुत सिंपल सा रूल है कि वहां बॉलें तेज आएंगी, आपको यॉर्कर से डर लगता है, आएगी, हाँ सारी यॉर्कर नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको डर लगता है तो फिर सारी यॉर्कर लगती है आपको। तो क्या क्वेश्चंस लेने हैं वो मेरा चॉइस है, कैसे उसे समझाना है, कौन सा पॉइंट कवर करना है वो मेरा चॉइस है, उस पर ज्ञान ना दें, अपना ज्ञान अपने पास रखें, क्योंकि जितने ज्ञानी लोग होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ, ये जितने ज्ञानी लोग होते हैं ये 300 रुपए में नारे लगाने वाले लोग होते हैं, खत्म बात। 14-15 लाख रैंक वाले बच्चे होते हैं, इनको पता है कि हम कुछ ना कर पाए तो जिंदगी में और किसी को करने भी ना दें, तो ये नारे अपने पास रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी चॉइस पता है, मुझे टाइम पता है कि 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे करवाना है, तो मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही लाऊंगा। क्वेश्चंस तो मैं आपके सामने हजारों पटक सकता हूँ, आपने कहा सर हमने वो क्वेश्चन किया, आपने ये नहीं कराया, अबे 2 घंटे है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करा दूं, तो मैं कॉन्सेप्ट कवर करते हुए ही चलूंगा। तो जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से उनको बेस्ट विशेष, वो पढ़ते रहें, बाकी भीड़ वाली जनता जो भी है, जो मतलब जिनको नखरे हैं, वो अपने नखरे अपने पास रखें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, मुझे अपना कंटेंट यकीन है, बच्चों के टैलेंट पे यकीन है कि जिन बच्चों तक पहुंचना है उन तक पहुंच रहा होगा, दैट्स इट। टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते चलिए।